Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, जैसा कि सबको पता है और आप लोगों को सबको पता है कि लोक शिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी NAS जो टेस्ट होना है नेशनल अचीवमेंट सर्वे का 2021 का, वो 12 नवंबर को होना है पूरे देश में। तो इसके लिए लोक शिक्षण संस्थान द्वारा हाई स्कूल के लिए 10वीं क्लास के लिए गणित के अभ्यास प्रश्न पत्र बनाए गए हैं और इनके अभ्यास के लिए प्रत्येक हाई स्कूल में कहा गया है कि बच्चों को अभ्यास कराया जाए इन प्रश्नों का। तो इसमें एक जो प्रश्न पत्र है उसमें 60 प्रश्न हैं और 60 प्रश्नों में से अपन को इनके सही विकल्प वाले जो उत्तर है वो भी साथ में दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे अपन लोग ये सीखेंगे कि जब इन प्रश्नों को अपन लोग देखते हैं, उन्हें हल करते हैं, उनकी अवधारणाओं को समझते हैं, तो उन्हें कितना आसान हो जाता है उनके सही विकल्प का सही चुनाव करना। जैसे अपन देखते हैं इसमें, तो यहाँ पे मेरा ये चैनल है लर्निंग मैथ्स इज सो इजी अनमोल। तो आइए सीखते हैं प्रमुख स्तर के साथ अवधारणाओं को समझते हुए गणित के प्रश्नों को हल करें और सही विकल्प का चुनाव करें। चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहला प्रश्न यहाँ पे आया है, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 पाई सेंटीमीटर वर्ग है तो उसका आयतन है। अब यहाँ पे अपने पास ऑप्शन आता है, तो ये देखो पहला वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे 972 पाई सेंटीमीटर घन, तो ये इसका आंसर सही है। लेकिन आंसर ये निकालना कैसे है, यहाँ पर लोग कैसे से फाइंड आउट करेंगे, इसकी अवधारणा को समझते हैं पहले। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 पाई दिया गया है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन लोग जानते हैं कि इसका जो सूत्र होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर ये 324 पाई अपन लोग रख देंगे और इसे जब सॉल्व करेंगे तो कुछ हिस्सा इसका कट जाएगा और कटने के बाद आर स्क्वायर का मान 81 आएगा, मतलब 81 आएगा। तो निश्चित है कि आर का मान जब वर्गमूल लेंगे तो आर का मान 9 आएगा, यानी कि आर 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। और फिर जो गोले का आयतन चूँकि फाइंड आउट करना है इस सवाल में, तो गोले के आयतन का फार्मूला लगाएंगे जो कि 4/3 पाई आर क्यू होता है। आर का मान अपने पास 9 आया है ऑलरेडी, तो 9 यहाँ पे जब रख देंगे तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, यानी कि ये आंसर यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। और इस तरह से ये पहला वाला जो इसका विकल्प है वो सही होगा। फिर अपन लोग दूसरे प्रश्न पर की ओर जाते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर घन है, मतलब आधार का क्षेत्रफल। और आप जानते हैं लंबवृत्तीय बेलन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, यानी कि यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल जो उसमें जो वृत्त होता है मतलब आधार, उसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर घन वर्ग दिया हुआ है तथा उसका आयतन 6160 सेंटीमीटर घन है। तो उस बेलन का वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल अपन को बताना है कि क्या होगा इन सही इन चारों विकल्पों में से। यहाँ पाई का मान अपन को 22/7 उपयोग करना है। तो अपन लोग जानते हैं कि लंबवृत्तीय बेलन का जो आधार है वो वृत्त की भांति होता है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल का यहाँ पे सूत्र लगेगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग बराबर 154 हो जाएगा। जब इसे अपन लोग सॉल्व करेंगे और पाई का मान 22/7 रखेंगे और आर स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 49 आएगा, मतलब 49 आएगा। और जब वर्गमूल लेंगे तो आर का मान 7 आएगा। फिर जब अपन लोग बेलन का आयतन यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका भी यूज़ करना है। तो बेलन का आयतन होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर एच, जो दे रखा है अपन को 6160 सेंटीमीटर घन। तो अपन लोगों ने ये पाई आयतन जो पाई आर स्क्वायर एच होता है इसको अपन लोगों ने 6160 के बराबर रख दिया। यहाँ पे जो पाई का मान है वो 22/7 उपयोग करना है। आर का मान चूँकि 7 आ चुका है तो वो 7 यहाँ पे रख देंगे। जब एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये पूरा वैल्यू यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा और एच की वैल्यू 40 आएगी, 40 सेंटीमीटर आएगी। अब निकालना क्या है अपन को, इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ 2 तो है, यहाँ पाई का मान 22/7 होगा, आर का वैल्यू 7 आ चुका है आपका और एच का वैल्यू 40 है। तो ये जब मल्टीप्लाई इनका करेंगे 7 से 7 कट जाएगा और मल्टीप्लाई जब इनका करेंगे तो 1760 यानी कि 1760 आ जाएगा। और चूँकि ये वक्र पृष्ठ है
तो सेंटीमीटर वर्ग यहाँ पे अपन लोग यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो ये इस वाले विकल्प में सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये तीसरा प्रश्न अपन लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर वाली ठोस गोलियां बनाई जाती हैं, गोलियों की संख्या बताइए। तो जब इस तरह के प्रश्न आते हैं पेपर में तो क्या होता है कि जो बड़ा वाला गोला है उसका आयतन चाहिए होगा अपन को, और जो जिसमें छोटे वाले में जो तब्दील कर रहे हैं, जिसमें बदल रहे हैं अपन लोग, उसका भी अपन को आयतन चाहिए होगा। तो अपन को बड़े वाला जो ठोस गोला है उसका आयतन निकालना होगा, और छोटा वाला जो गोला बना रहे हैं 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, उसका भी अपन को आयतन चाहिए होगा। यानी कि गोलियों की जब संख्या अपन लोग बनाएंगे तो इसमें जो बड़ा वाला गोला है उसका आयतन ऊपर लिखा जाएगा, और जो बनानी है अपन को गोलियाँ उसका आयतन नीचे लिखा जाएगा। क्योंकि दोनों गोले हैं, गोले का फार्मूला यूज होगा, तो ऊपर बड़े गोले का आयतन का फार्मूला आ जाएगा, नीचे छोटे गोले के आयतन का फार्मूला हो जाएगा, और आर की जगह पे बड़े गोले की त्रिज्या यूज होगी यहाँ पर, और आर की जगह पे छोटे वाले गोले के लिए आर का मान 2 यहाँ पे लगेगा। तो ये सेम वैल्यू तो कट जाती है हर और अंश में। बाकी जो बचा हुआ है ऐसा उसे अपन लोग सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से 8 × 8 × 8 आएगा, नीचे 2 × 2 × 2 आएगा, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 × 4, तो 4 3 टाइम आएगा, तो ये 4 चौके 16, 16 चौके 64 आ जाएगा। तो इस तरह से 64 मतलब फाइंड आउट हुआ है। यानी कि जो छोटी छोटी गोलियाँ अपन लोग बनाएंगे 2 सेंटीमीटर वाली, वो 64 बनेगी। दैट मीन्स इस वाले में जो चारों विकल्पों में से तीसरा वाला विकल्प अपना सही होगा। फिर अपन लोग आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बात आती है चौथे वाले प्रश्न को अपन लोग देखते हैं। तो यहाँ चौथे वाले प्रश्न में किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। इस शंकु का आयतन क्या है? यहाँ भी पाई का मान 22/7 अपन को उपयोग करना है। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा, चलिए यहाँ देखते हैं। तो यहाँ ऊंचाई यानी कि h का वैल्यू दी गया है 14 सेंटीमीटर, और त्रिज्या यानी r का वैल्यू दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो शंकु का जो आयतन का फार्मूला होता है 1/3 πr²h, उसको उपयोग करेंगे। पाई का मान 22/7 होता है वो रखेंगे, r का मान 6 है वो रख देंगे, और h का मान 14 है वो रख देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे 22 × 24 बचेगा, इसका मल्टीप्लाई करके 528 आएगा। और चूँकि ये आयतन है तो सेंटीमीटर घन लगाएंगे इसमें, तो ये 528 सेंटीमीटर घन, यानी कि तीसरा वाला इसमें से जो विकल्प है वो इस वाले प्रश्न का सही होगा। फिर अपन लोग आगे चलते हैं और पांचवा वाला प्रश्न देखते हैं। तो पांचवे वाले प्रश्न में क्या दिया है यहाँ पर कि एक वृत्ताकार चक्ति की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। वृत्ताकार चक्ति का मतलब जैसे सिक्का होता है ना, उस तरह सिक्का की बात चल रही है। वृत्ताकार चक्ति का मतलब सिक्का ही है एक तरह से, तो सिक्का भी वृत्ताकार चक्ति होती है। तो उसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो 7 सेंटीमीटर है, और मोटाई उसकी हाफ है, मतलब 1/2 सेंटीमीटर है। तो ऐसी 50 चक्तियों को एक के ऊपर एक रखा जाता है तो एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन बनाया जाता है। सही बात है, जब अपन चक्तियों के एक ऊपर, जब अपन लोग सिक्कों को एक के ऊपर एक जमाएंगे तो वो आकृति बेलन जैसी अपन को नज़र आएगी, जैसे कि यहाँ बनी हुई है, दिख रही होगी आपको। सिक्के को एक ऊपर एक जमाया गया है तो ये बेलन जैसा बन गया। यहाँ पे 50 सिक्कों को जमाया गया है। इस प्रकार बने बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल अपन को निकालना है, इसका वक्रपृष्ठ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे रेडियस तो सिंपल है कि जो चक्ति की रेडियस होगी वही इसकी रेडियस होगी बेलन की, लेकिन इसकी मोटाई क्या है, जो चक्ति है उसकी मोटाई हाफ है, और अपन को 50 सिक्के यहाँ पे रखना है। तो हाफ को जब अपन लोग 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 50 चक्तियों का कितना हाइट हो जाएगा। जब एक का हाइट 1/2 सेंटीमीटर, तो 50 का हो जाएगा 25, यानी 50 का आधा क्या हो जाएगा, क्योंकि आधा है ना एक चक्ति का, एक चक्ति की जो मोटाई है वो आधी है। तो जब 50 चक्तियों की निकालेंगे अपन लोग तो 25 हाइट यहाँ पे आ जाएगी, यानी इसकी ऊंचाई हो जाएगी 25, यानी कि r का मान 7 हो जाएगा और h का मान 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ का जो फार्मूला यूज़ करेंगे अपन लोग वो 2πrh होता है, 2 आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगा, r का वैल्यू 7 है और h का वैल्यू 25। फिर ये जब सॉल्व करेंगे तो ये 44 × 25 आ जाएंगे, और इनका मल्टीपल करेंगे तो ये 1100 आ जाएगा। और चूँकि ये वक्रपृष्ठ है तो सेंटीमीटर वर्ग, तो अपन देख सकते हैं 1100 यहाँ पे आ गया। तो इसमें से ये चारों विकल्पों में से सेकंड वाला सही है, 1100 सेंटीमीटर वर्ग। तो इस तरह से अपन देख पाएंगे इस वाले सवाल का आंसर जो सेकंड वाला है वो फाइंड आउट हुआ निकला। फिर अपन लोग आगे देखते हैं, छठवां प्रश्न आता है। छठवें प्रश्न में देख पा रहे हैं कि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल क्या हैं।
तो एक ये वर्ग समीकरण है, द्विघात समीकरण भी कहते हैं इसको, वर्ग समीकरण भी कहते हैं। तो इसको हल करने का जो फार्मूला होता है उसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। वो ये होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फार्मूला होता है। इसमें एक बार धन लिया जाता है तो एक मूल निकल आता है, और एक बार ऋण लिया जाता है तो दूसरा मूल निकल आता है। इस पर प्लस माइनस लेने पर अलग अलग दो मूल आ जाते हैं। तो ये धराचार्य का फार्मूला कहते हैं इसको। तो ये फार्मूला कहाँ पर है इन चारों में देखते हैं अपन लोग। तो चारों में ये अपन देख सकते हैं थर्ड वाला जो है वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो इसका मतलब ये थर्ड वाला इस वाले प्रश्न का विकल्प सही है। आगे चलते हैं अपन लोग, फिर अपन लोग देते हैं 7 नंबर का प्रश्न। तो इसमें लिखा हुआ है कि x माइनस 2a x माइनस a x प्लस a x प्लस 2a का माध्य है। तो माध्य की जब भी बात आती है तो अपन लोग जानते हैं माध्य जब भी निकालना होता है तो एक बात दिमाग में आ जाती है कि आंकड़ों का योग होगा ऊपर और बटे में उसका आंकड़ों की संख्या आएगी। तो निश्चित है कि आंकड़े कितने हैं अपने पास, 5 आंकड़े हैं। 5 आंकड़ों का अपन लोग योग ऊपर कर देंगे, और चूंकि आंकड़े 5 है तो उसकी संख्या 5 नीचे आ जाएगी। तो जब अपन आंकड़ों को यहाँ लिखेंगे तो अपन देख रहे हैं कि 2a से ये 2a कट जाएगा और a से a भी कट जाएगा। तो ये 5x यहाँ पे ऊपर बच जाएंगे योग करने पर, और नीचे भी 5 है तो 5 से 5 जब कैंसिल होगा तो x बचेगा। इसका मतलब इस वाले विकल्प में, ये चारों विकल्पों में से जो पहला वाला विकल्प है वो राइट आंसर है। फिर अपन लोग आगे देखते हैं कि अगला वाला जो प्रश्न है वो 8वां, निम्न में से कौन सा कथन सत्य। तो यहाँ पे बात आती है सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये तो गलत बात है, क्योंकि पूर्णांक बड़ी संख्या बड़ा क्षेत्र होता है और पूर्ण संख्या छोटा क्षेत्र होता है, तो ये संभव नहीं है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो परिमेय संख्या भी बड़ा क्षेत्र होता है और पूर्णांक छोटा क्षेत्र होता है, इसलिए ये भी सही नहीं है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पे ये बात निकल के सही आती है, क्योंकि अपन जानते हैं कि अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं का जो पूरा समुच्चय होता है वो मिलकर वास्तविक संख्या बनता है। इसका मतलब अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्याएं होती हैं और परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये वाली जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये सही है, ये राइट है। ठीक है, अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो 9वां नंबर का क्वेश्चन है वो एक ट्रिगोनोमेट्री का है। इसमें जो टेबल होती है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक उसके मानों का अपन को याद होना चाहिए वो टेबल, तो आसान रहता है इस टाइप के सवालों को करना। तो इसमें देख सकते हैं कि इस तरह का ये वैल्यू दिया गया है, इसका अपन लोग मान रखते हैं। तो यहाँ पे cos 30 डिग्री का मान चूँकि √3/2 होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, फिर माइनस sin 30 का मान 1/2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है। जब इसे अपन ने सॉल्व किया तो ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो ये घटने पर 0 आ गया। तो इसका मतलब इसमें से जो थर्ड वाला जो आंसर है 0, वो इस वाले प्रश्न का उत्तर सही है। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं, 10वें प्रश्न पे आते हैं। तो 10वें प्रश्न में देख सकते हैं कि एक निर्देशांक टाइप में बिंदु दिए गए हैं, ए बिंदु, बी, सी, डी, मतलब 4 बिंदु दिए गए हैं और चतुर्भुज की भुजाएं कह रहे हैं। तो यहाँ पे गलत छपा हुआ है, चतुर्भुज की भुजाएं ऐसी नहीं हो सकती, ये चतुर्भुज के शीर्ष हैं। यहाँ पे गलत छपा हुआ है, तो यहाँ पे होना चाहिए कि एक चतुर्भुज के शीर्ष हैं, मतलब उसके कोने हैं ये चारों। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल पता करना है उसको। तो अपन जानते हैं कि चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल जब अपन लोग बनाएंगे ABCD, तो अपन देख सकते हैं कि एक विकर्ण इसका अगर अपन लोग मैच कर दें, मिला दें B से D तक, तो 2 ट्रायंगल इसमें बन जाएंगे, 2 त्रिभुज इसमें बन जाएंगे। और त्रिभुज का फार्मूला जो है अपन को इजीली पता रहता है, उससे अपन लोग आसानी से इनका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो पहले अपन देख पाते हैं कि ऊपर वाला जो हिस्सा है इसमें ABD जो है त्रिभुज, उसकी बात करते हैं। तो इसका जो फार्मूला कैसे काम करता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, उससे पहले समझ लेते हैं। चलिए, तो जब अपने पास 3 बिंदु रहते हैं, तो कि 3 बिंदु से ही त्रिभुज बनेगा। तो 3 बिंदु जब अपने पास रहते हैं तो निर्देशांक जो है अपने इस तरह से रहेंगे, x1 y1 पहला, x2 y2, x3 y3। तो ऐसे मतलब 3 पॉइंट रहेंगे और उनके लिए फार्मूला बनाना बहुत ही आसान होता है। तो x कोष्टक में y माइनस वाई कर दीजिए, फिर x कोष्टक में y माइनस वाई कर दीजिए, फिर प्लस x कोष्टक में y माइनस वाई कर दीजिए, और फिर एक क्रम से मान लगाते जाइए। देखिए इस पे 1 2 3 लगा दिया, फिर 2 से स्टार्ट कर दीजिए, 2 3 4 यहाँ लगा दिया अपन 2 3 1, फिर आप 3 से स्टार्ट कर दीजिए, 3 1 2। देखा आपने कितने आसानी से मतलब ये सूत्र बन गया। और इसमें मान अपन लोग ये आसानी से व्यवस्थित ABD के कर देंगे जो भी हैं। जब इसको अपन लोग x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मानकर अपन लोग ABD
जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप देखें कितना इजीली ये फाइंड आउट हो गया और ये 160/2 आ गया, यानी कि 53 आ गया। ऐसे ही अपना जो BCD है उसमें भी आप देख सकते हैं कि तीनों सीड्स हैं। फिर अपन लोग दोबारा से इनको अपन लोग x1/1 इसको मान लेंगे, x2/2 इसको मान लेंगे और x3/3 इसको मान लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में फिर दोबारा से BCD का क्षेत्रफल फाइंड आउट हो जाएगा और ये 19 आ जाएगा। तो फिर अपन देख सकते हैं कि ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल चूँकि अपन को इस सवाल में निकालना था, पता करना था, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। तो ये दोनों का जब क्षेत्रफल अपन जोड़ देंगे 53 और 19 तो ऐड होकर ये 72 आएगा। चूँकि इसमें कोई वर्ग इकाई है नहीं तो यहाँ पे अब इकाई तो अपन लगाएंगे और चूँकि क्षेत्रफल तो वर्ग लगा देते हैं। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं 72 वर्ग इकाई, यानी कि सेकंड वाला जो इन चारों ऑप्शन में से सेकंड वाला ऑप्शन 72 वर्ग इकाई सही है। तो ऐसे अपन लोग इन सवालों को अवधारणा सहित समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अपन लोग 11वें सवाल पर चलते हैं। तो यहाँ 11वां सवाल भी अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 3/4 दी गई है और वो कह रहे हैं कि cot थीटा का मान बराबर होगा। तो किसके बराबर हो, इन चारों में से ऑप्शन में से देखते हैं। तो चूंकि अपन जानते हैं कि जो cot होता है वो tan का उल्टा होता है, tan का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। यानी कि अगर tan की वैल्यू 3/4 है तो cot की वैल्यू निश्चित है 4/3 हो जाएगी। तो इजीली बात है ये तो। और ये फार्मूला भी अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि tan थीटा और cot थीटा का जो मल्टीपल होता है वो 1 होता है। तो cot थीटा की वैल्यू 1/tan हो जाएगी, यानी कि tan जो होता है cot का उल्टा होता है। तो tan का मान अपना 3/4 दिया है, जब इसे पलट जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ cot की वैल्यू 4/3 हो जाएगी। दैट मीन्स पहला वाला जो आंसर है इन चारों ऑप्शन में से पहला वाला ऑप्शन जो है इसका सही है, 4/3। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग इसमें। तो यहाँ पे ये अगला वाला क्वेश्चन आता है, cos 45 डिग्री sin 30 डिग्री का मान है। अब कौन सा मान है, तो अपन लोग पहले sin 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2 वो रख दिया, sin 30 का मान 1/2 होता है वो रख दिया। तो मल्टीप्लाई जब किया तो 1/2√2 आया। तो लाइक ये कौन सा है, ये तो थर्ड है। तो इन चारों ऑप्शन में से ये थर्ड वाला जो है ऑप्शन वो राइट होगा, वो सही होगा। फिर अपन लोग आगे देख सकते हैं यहाँ पर कि 13 नंबर का जो प्रश्न है उस पर आते हैं। तो ये भी त्रिगोमेट्री का एक क्वेश्चन है। इसमें tan 13 डिग्री का मान पूछ रहे हैं कौन सा है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, तो अपन देख सकते हैं कि tan 13 डिग्री का मान अपन लोग सारणी में तो बनाते नहीं है, लेकिन ये जो 90 - θ वाले जो फार्मूले होते हैं उनकी मदद से इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं इनके जो पड़ोसियों में। दैट मीन्स tan को cot में बदल सकते हैं। तो tan की वैल्यू अपन जानते हैं कि cot 90 - θ होता है, tan थीटा का मान cot 90 - θ होता है। तो यहाँ पर चूँकि अपन को 13 का मान निकालना है तो अपन थीटा के प्लेस पर 13 रख दिया। तो 19 - 13 डिग्री, तो अपन 19 में 13 जब जाएगा तो 77 बचेगा। यानी कि tan 13 का मान cot 77 डिग्री होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से निश्चित है कि लास्ट वाला 4 नंबर का सही होगा, cot 7 डिग्री मतलब cot 77 डिग्री। तो यहाँ पे इस तरह से अपन लोग सवालों को आसानी से समझ सकते हैं ट्रिगोमेट्री के और सही आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं और उस पर टिक लगा सकते हैं। फिर ये 14 नंबर का क्वेश्चन आया। इसमें बात आती है कि किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसके ऊपर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता पता कीजिए। तो प्रायिकता का मतलब एक तरह से संभावना होती है कि जब कोई कुछ काम करते हैं तो उसमें संभावना क्या हो सकती है। तो ये कैसे देखेंगे इसको, अपन लोग पासे को एक बार फेंका जब पासे की बात आती है तो अपन जानते हैं कि पासे में 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक पर एक अंक, एक डिजिट लिखा होता है, यानी कि उस पर 6 अंक लिखे रहते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यानी कहने का मतलब ये कि इतनी बातें हो सकती हैं एक पासे को फेंकने पर, उस पर 1 2 3 4 5 6 बातें हो सकती हैं। इसका मतलब इसके जो एलिमेंट हैं, इसका जो प्रतिदर्श समष्टि है, जो सैंपल स्पेस है वो उसमें 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट आएंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस यानी कि NS बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट एस में कितने हैं, वो 6 हैं। फिर जो घटना अपन को इस सवाल में घट रही है वो ये घट रही है कि ऊपरी फलक पर आवाज़ संख्या आनी है। तो निश्चित है कि घटना इस सैंपल स्पेस में से ही घटेगी, यानी जो प्रतिदर्श समष्टि है उसी में से घटेगी। तो अपन जानते हैं कि आवाज़ संख्याएँ कौन सी होती हैं, तो आप 1 से 6 तक कौन सी आवाज़ संख्याएँ होंगी। तो जिससे अपन लोग देख सकते हैं कि 2 3 5 इसकी आवाज़ संख्या ये होंगी। तो ये इवेंट हो गई, अपनी घटना हो गई। अब घटना में कितने एलिमेंट हैं तो वो NE से नोट कर दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E। तो यहाँ पे 3 आ गया इसके बाद, क्योंकि 3 एलिमेंट है इसके अंदर। अब जो फार्मूला होता है प्रायिकता निकालने का, प्रोबेबिलिटी निकालने का या फिर संभावना निकालने का, तो वो इस तरह से होता है P बराबर NE/NS। तो NE की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई है और NS की वैल्यू यहाँ पे 6 है। तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। सो अपन को 1/2 मिल जाएगा। तो 1/2 अपन देख पा रहे हैं कि इसमें पहला वाला आंसर है, इन चारों विकल्पों में से पहला वाला आंसर इसका सही है 14वें प्रश्न का। चलिए अपन लोग और आगे देखते हैं। अब ये 15वां प्रश्न आता है। तो अपन लोग देख सकते हैं कि 15वें प्रश्न में एक बंटन दिया हुआ है, बारंबारता सारणी दी गई हुई जिसमें प्राप्तांक दिए गए हैं पहली वाली टेबल में और दूसरी वाली टेबल में बारंबारता दी गई है
इसे FI से नोट किया गया है, इसको प्राप्तांक को XI से नोट किया गया। तो इस तरह की टेबल में चूँकि निकालना क्या है, माध्य निकालना है, तो निश्चित है कि माध्य जब निकाला जाता है और आवृत्ति अपन को दी जाती है, बारंबारता अपन को दी जाती है और x के मान दिए जाते हैं, तो निश्चित है फार्मूला फिर अपन लोग ये वाला यूज़ करते हैं, माध्य बराबर सिग्मा FX बटे F, यानी F और X का गुणा करके उनको जोड़ना है। इनको दिख रहा होगा आपको, जी F है, ये X है, ये F है X है, F है X है, F है X है, F है X है, फिर का मल्टीपल करके जोड़ना पड़ा, देखो मल्टीपल कर रहे हैं फिर जोड़ रहे हैं, फिर दूसरे का मल्टीपल जोड़ रहे हैं, यानी कि सिग्मा FX को फाइंड आउट कर लिया ऊपर, और सिग्मा F यानी नीचे के मान F के मानों को जोड़ लिया गया है। ये देखो ये 5, 10 ये नीचे जोड़ दिया गया इन मानों को। जब इनका मल्टीप्लाई करके अपन लोगों ने ऐड किया तो 360 आया, और नीचे वाला मान जोड़ने पर कितना आया, नीचे वाला मान जोड़ने पर अपना 40 आया। इसके बटे का मान यहाँ पे लिख नहीं पाए, यहाँ पे 40 आएगा, तो 360 बटे 40 आएगा, यानी कि कटने के बाद कितना आएगा, 4 9 36 आएगा, 9 आएगा। तो इस बार सवाल में 9 आंसर सही है, यानी कि इन चारों विकल्पों में से तीसरा वाला विकल्प सही है। अपन लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अब अगले वाला क्वेश्चन आया है, ये भी माध्य से संबंधित है। तो इसमें कह रहे हैं 16वें प्रश्न में कि 12 संख्याओं का माध्य 11 है। ओके, यदि 3 संख्याएं 2 3 5 को क्रमशः 6 5 2 से बदल दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो एक सिंपल सी बात है कि अपन लोग समझ पा रहे हैं कि जो चीज़ यहाँ पे इनका टोटल अगर किया जाए तो 2 5 7 7 और 6 13, तो 13 यहाँ पे हटाना है और 13 यहाँ पे बदलना है। तो 13 को हटाना और 13 जोड़ना मतलब कुछ चेंजेज ही नहीं हो रहा, 13 को हटाना है और 13 ही जोड़ना है, तो कुछ चेंजेज ही नहीं होगा। दैट मीन्स यही का यही माध्य वापस आएगा 11। तो यहाँ पे इसका दूसरा वाला आंसर 11 होगा, है ना, यानी कि चारों विकल्पों में से ये दूसरा वाला जो आंसर है वो 11 सही होगा। या फिर अपन लोग इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं कि नया माध्य मतलब क्या होगा। तो यहाँ पुराने आंकड़ों का योग चाहिए होगा अपन को, जो गलती हुई है वो यहाँ पे लिख देंगे माइनस लगाकर, जो सही करना है उसे प्लस लगा कर लिख देंगे, और बटे में आ चुकी 12 आंकड़े हैं तो 12 लिख दिया अपन लोगों ने। अब पुराने आंकड़ों का योग कहाँ से आएगा, तो पुराने आंकड़ों की संख्या और माध्य से आ जाएगा, मतलब 12 और 11 का मल्टीपल करेंगे तो पुराने आंकड़ों का योग आ जाएगा। अब गलती क्या हुई है 13 की, सही क्या करना है 13, तो गलती हुई है वो माइनस कर दीजिए, उसे सही करना है उसे प्लस कर दीजिए। तो अपन देख रहे हैं दोनों 13 और 13 कट जाएंगे माइनस प्लस के आपस में, फिर से वही वैल्यू 12 × 11 आएगा, और बटे में 12 है तो 12 से 12 कट जाएगा, तो अपन को 11 प्राप्त होगा। इसका मतलब बाद नया माध्य 11 आएगा। तो ऐसे भी अपन लोग कर सकते हैं, और यहाँ तो अपन को डायरेक्ट ही समझ में आ रहा है कि जितना मान जोड़ा जा रहा है उतना ही हटाया जा रहा है, मतलब तो कहने का मतलब उसमें कोई चेंजेस ही नहीं आएगा। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो 11 16वें प्रश्न का सही है। अब यहाँ पे बात आती है 3 सिक्कों को एक साथ, 17वां क्वेश्चन है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, सभी चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सभी चित्र का मतलब ये होता है हेड। तो अपन जानते हैं कि जब कोई सिक्का उछाला जाता है उस पर एक हेड होता है और एक टेल होता है, लेकिन जब अपन 3 सिक्कों को जोड़ों को एक साथ फेंक रहे हैं तो कौन कौन सी सिचुएशन उसमें हो सकती हैं फेंकने पर, वो अपन लोग इसमें सैंपल स्पेस के अंतर्गत लिखेंगे, प्रतिदर्श समष्टि के अंतर्गत लिखेंगे। तो क्या हो सकता है 3 सिक्के फेंकने पर, तीनों पर एच आ सकता है, पहले पर एच, दूसरे पर टी, तीसरे पर एच आ सकता है, पहले 2 पर हेड आ सकता है, 1 पर टेल आ सकता है, पहले पर टेल, दोनों पर हेड आ सकता है, पहले पर टेल, बीच में हेड, फिर टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, और टेल 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 आ सकता है। मतलब इतनी सारी सिचुएशन हो सकती हैं। ये 8 सिचुएशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 वैल्यू आएगी, मतलब NS की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। फिर वो कह रहे हैं कि सभी पे चित आना चाहिए, तो सभी पे चित आने यानी कि हेड आने की सिचुएशन तो एक ही है HHH, तो इसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट 1 ही रहेगा क्योंकि एक ही सिचुएशन है ना, तो NE का मान 1 हो जाएगा। फिर अपन जानते हैं प्रायिकता निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है P बराबर NE बटे NS, तो NE का मान 1 है, NS का मान 8 है, तो 1/8 आंसर ऑप्शन होगा। यहाँ पे समझ पा रहे हैं अपन लोग। तो इस चारों ऑप्शन में से जो 1/8 है वो इस वाले प्रश्न का 17वें प्रश्न का उत्तर सही है। तो ऐसे अपन लोग बारीकी से जब इनको पढ़ा जाता है, अवधारणा को समझा जाता है, तो सवाल करना आसान होता है। तो बात यहाँ पे ये आती है कि अपन जानते हैं कि अगर सवालों को अपन लोग इस तरह से करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेस में जो क्वेश्चन आए हैं मतलब उनको सॉल्व करेंगे उसी पेपर में, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन आपके 10th एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, उनका भी इससे अपन को रिवाइजेशन होता है, रिवीजन होता है, और रिवीजन होने पर काफ़ी लाभ मिलता है। अच्छे क्वेश्चन हैं और ये अपने सिलेबस में भी शामिल हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को करने से अपन पूरे गणित की तैयारी भी होती है। 18वां क्वेश्चन है कि 2 पासों की एक अकेले उछाल में एक द्विक, द्विक का मतलब होता है कि दोनों पासों पर जो सेम अंक आते हैं तो उसे द्विक कहते हैं, प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। अब 2 पासों को फेंकना है अपन, तो 2 पासों को जब अपन फेंकेंगे तो कौन कौन सी सिचुएशन आ सकती हैं वो अपन जानते हैं। 2 पासों को फेंक सकते हैं तो अपन जान सकते हैं कि दोनों पासों पर 1 आ सकता है। अब पहले पर 1 और दूसरे पर सभी आ सकते हैं, माने 1 1 1 2 1 3 1
4 1 5 1 6। तो ऐसे करके अपन जब सभी जो भी कंडीशन इसमें रहती है वो अपन लगाएंगे तो इतने आंकड़े आएंगे 1 1 से स्टार्ट होकर 1 2 और लास्ट में ये आएगा 6 6। यानी कि अपन लोग देख सकते हैं चूँकि 5 से में 6 अंक होते हैं और 2 5 एक साथ फेंक रहे हैं तो 6 पे हाथ 2 यानी कि 36। तो NS का मान 36 आएगा और NE का मान जो है वो देख सकते हैं अपन लोग, उसमें उन्होंने द्विक कहा है और द्विक का मीनिंग होता है दोनों पासों पर सेम डिजिट आना। तो जो घटना है उसमें अपन देख पा रहे हैं कि ये 1 1 वाली एक घटना हो सकती है, इसके अंतर्गत 2 2 वाली हो सकती है, 3 3 वाली, 4 4 वाली, 5 5 वाली और 6 6 वाली। तो कितनी घटना हो सकती है 1 2 3 4 5 6 हो सकती हैं। तो NE का मान 6 हो गया यहाँ पर। अब प्रायिकता का जो फार्मूला होता है NE/NS यानी कि 6/36। तो जब ये कट जाएगा 6 कम 6 और 6 नक 36 यानी 1/6 यहाँ पे आ जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से अपन देख पा रहे हैं कि ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है 1/6 वो सही है। तो इस तरह से अपन बारीकी से जब सवालों को समझते हैं तो उसका आंसर निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। अपन लोग 19वें सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पे ये AP के फार्मूलेज आए हैं। यहाँ पे AP यानी कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जब नंबर लिखे रहते हैं, कॉमा में संख्या लिखी रहती हैं तो उनमें बराबर का अंतर रहता है, उन पदों में बराबर का अंतर चलता है। तो ऐसी कंडीशन में अपन समझ पाते हैं कि वो समांतर श्रेणी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि 90 नंबर क्वेश्चन है कि 5 8 11 14 ये नंबर लिखे हुए हैं क्रम से और 10वां वो अपन से ये पता करें 10वें नंबर पे कौन सा पद आएगा। तो अपन देख सकते हैं कि इसमें जो पहला वाला सीरीज को ध्यान से देखते हैं और सीरीज को जब देखेंगे तो पहला वाला जो पद है वो 5 यानी कि A की वैल्यू 5 हो जाएगी यहाँ पर। इसमें डिफरेंस कितने का चल रहा है अपन देख पा रहे हैं। जब तो डिफरेंस कैसे देखते हैं, सेकंड वाले पद में से पहला वाला पद अपन लोग घटा देते हैं, मतलब दूसरे पद में से पहला वाला पद घटाकर पता कर लेते हैं कि उसमें कितने का गैप चल रहा है। वो सभी में सेम गैप चल रहा है। इसमें दिख रहा है कितने का गैप चल रहा है, 3 का गैप चल रहा है। तो D का मान यहाँ पे 3 हो गया, यानी कि सार्वांतर जो होता है जिसे अपन लोग पदांतर भी कहते हैं, कभी कभी सार्वांतर भी कहते हैं, है ना, या उभयनिष्ठ मान भी कहते हैं पदों का। तो ये अपन लोग D यूज़ करते हैं इसको। तो D का मान इस सवाल में 3 नज़र आ रहा है अपन को और A का मान 5 नज़र आ रहा है। तो nवें पद का जो फार्मूला होता है वो अपन को याद होना चाहिए। nवें पद का फार्मूला जो होता है वो ये होता है Tn = A + n-1 × D। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे कि A की वैल्यू पहले से पता है 5 है और D की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे n की जगह पे जो Tn, चूँकि अपन लोग 10वां पद निकाल रहे हैं तो यहाँ पे n की जगह पे 10 आएगा। जब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं 32 आया। तो 32 इसमें से कौन सा आंसर सही है, तो अपन चारों में से देख पाते हैं कि पहला वाला आंसर सही है। इसका मतलब 19वें सवाल का जो आंसर है वो पहला वाला है, यानी कि 32 है। अब अपन लोग 20वें प्रश्न पे आते हैं। तो 20वें प्रश्न पे अपन देख पा रहे हैं कि ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, मतलब समांतर श्रेणी का है। तो इसमें वो प्रथम 16 पदों का योग पता करने की कह रहे हैं कि योग इनमें से चारों में से कौन सा होगा। तो चलिए इसके लिए अपन लोग देखते हैं। तो पहला पद तो इसमें 10 है, यानी कि A का मान तो 10 हो गया और इसमें डिफरेंस कितने का चल रहा है, देखो -4 का चल रहा है, क्योंकि जब दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाएंगे तो ऋण के 4 आएंगे। तो D का मान तो यहाँ में ऋण के 4 चल रहा है और चूँकि 16 पदों का योग पता करना है, यानी कि पद कुल कितने पता करना है, पदों की संख्या 16 है, यानी कि n का मान तो 16 हो गया। तो जो फार्मूला होता है पदों की संख्या निकालने का, पदों का योग निकालने का, वो होता है Sn = n/2 कोष्टक में 2a + n-1 × t। तो इसमें जो सभी वैल्यूज़ अपने पास मौजूद है वो रख देंगे। n का मान 16 है वो रख देंगे, a का मान अपना 10 है वो रख देंगे और d का मान -4 है वो रख देंगे। जब सॉल्व करेंगे तो फाइंड आउट हो जाएगा -30 20। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 332 माइनस के ये वाला ऑप्शन आया है। तो इन चारों में से -332 इस प्रश्न का उत्तर सही है। -320 इस प्रश्न का उत्तर सही है, सॉरी। तो यहाँ पे अपन 20वें प्रश्न का उत्तर -320 आया है, जो अपने सवाल को सॉल्व करने पर दिख रहा है। अब यहाँ पे 21वां प्रश्न आता है कि यदि AP में ये पद कुछ दिए गए, A का मान -7.2 और D का मान 3.6 है तथा AN का मान, मतलब जो nवां पद है उसका मान 7.2 है। तो n का मान पता करना है, इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए देखते हैं। तो nवां पद अपना AN का मान अपन जानते हैं फार्मूला, जो AN बराबर क्या होता है A + n-1 × D। तो AN की वैल्यू है वो रख दीजिए, A का जो वैल्यू दिया गया है वो रख दीजिए, D की वैल्यू है वो रख दीजिए और इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर n का मान 5 आ जाता है, यानी कि 5 पद n की वैल्यू 5 आती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 है, तो यहाँ चौथे वाला आंसर सही है। तो 21वीं का जो चौथा वाला आंसर है 5 वो सही है। फिर ये 22वां प्रश्न आता है। इस 22 प्रश्न को अपन लोग ध्यान से देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR है और बीच में एक सर्वांग क्षमता का चिन्ह लगा हुआ है, कॉन्ग्रुएंट साइन लगा हुआ है बीच में। तब निम्नलिखित में से कौन सत्य है, इनमें से पता करना है कौन सत्य है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन लोग थोड़ा सा फिगर जनरेट करने पड़ेंगे। एक अपन लोग ABC त्रिभुज बनाते हैं और ABC त्रिभुज बनाकर उसके पास में
कौन सा त्रिभुज बनाते हैं, PQR त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि वो सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब होता है कि सभी अंग उनके बराबर रहते हैं, सब कुछ बराबर रहता है, तो उन्हें अपन लोग सर्वांगसम कहते हैं, सर्व अंग समान यानी कि सर्वांगसम। तो दोनों त्रिभुजों में सर्वांगसम सब कुछ है, यानी सर्वांगसम सब कुछ एक सा है। तो अपन देखते हैं कौन सी बात सत्य होगी। तो अपन लोग ABC बना दिया और इसमें PQR बना दिया। तो अपन देखते हैं कि पहला वाला जो एंगल है वो AOP के बराबर होगा। तो ऐसा कोई है क्या? हाँ है, चौथा वाला सही है। तो पहला अपन देख रहे हैं AP के बराबर है, तो देखो ये चौथा वाला सही है, और कोई सी बात इसमें नजर ही नहीं आ रही, मतलब AP के बराबर है, ये बात सही है, यानी कि इस प्रश्न का चौथा वाला जो है उत्तर सही है। तो यहाँ पर 23वां प्रश्न आता है कि यदि A1, A2, A3 से लेकर A21 तक के सभी समांतर श्रेणी में AP में है और उनका अंतर सार्वंतर कितना है, D है, तो वो ये पता करने की कह रहे हैं कि A1, A5, A9 और A13 को क्या होना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन में से अपन लोग देखेंगे क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं। चूँकि A1 का मान A1 है तो और D का में बीच में गैप चल रहा है, तो A2 का मान A1 प्लस D हो जाएगा, A3 का मान A2 प्लस D होगा। लेकिन जब अपन A2 का मान यहाँ पे A1 प्लस D रखेंगे तो A1 प्लस 2D आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन समझ में आ रहा है कि जब A3 का मान A1 प्लस 2D बना तो A4 का मान A1 प्लस 3D बनेगा, A5 का मान A1 प्लस 4D बनेगा, मतलब इससे एक कम। ये 5 है तो ये 4 कम हो रहा है। वैसे 9 का 8 बन जाएगा, देखो 9 यहाँ पे है तो यहाँ A1 प्लस 8D, जैसे 13 है तो 12 बन जाएगा, 13 A1 प्लस 12D। तो अपन देख पा रहे हैं कि ये वाला जो मान है वो अपना यहाँ पर फाइंड आउट हो गया। तो इसमें A1 को बताना है, A5 को बताना है, A9 को और A13 को, ये कैसे ये बताना है। तो A1, A5, A9 और A13, तो A1 ऐसा है, A5 का मान A1 प्लस 4D हो गया, A9 का मान A प्लस 8D हो गया और A प्लस 12D हो गया। तो अपन इनमें देखते हैं क्या बात समानता आती है। तो देख पा रहे हैं प्रथम पद तो A1 ही है, लेकिन में जो गैप है वो 4D का चल रहा है, 4D का चल रहा है। तो गैप चलता है उसे अपन सार्वंतर कहते हैं। तो इस सवाल में सार्वंतर 4D है और वो AP भी है, क्योंकि जब समान अंतर चलता है तो वो AP रहता है, समांतर श्रेणी रहती है। तो अपन यहाँ पे बात आती है कौन सी वाली, इन चारों में से ये वाली बात सही आती है कि AP में होनी चाहिए जिनका उभयनिष्ठ अंतर 4D है। तो इस तरह से अपन लोग ये पता कर सकते हैं कि ये आंसर इसका सही है। और अपन लोग ये 24वां प्रश्न देखते हैं। तो 24वें प्रश्न में अपन लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं 4, 15, 19, 21, 6 का माध्यिका निकालिए। तो माध्यिका इन चारों में से कौन सी होगी वो उसको देखने के लिए निश्चित है कि जब माध्यिका की बात चलती है तो पदों का एक क्रम जनरेट करना पड़ता है, पर पदों को एक क्रम में लिखना पड़ता है। तो यहाँ आरोही क्रम में अपन लोग इन पदों को जमा लेते हैं, बढ़ते क्रम में जमा लेते हैं। तो ये 4, 6, 15, 19, 21 आ जाएगा। और अपन देख सकते हैं कि पदों की संख्या कितनी है, इसमें 5 है, n का मतलब 5 है जो कि विषम होता है। और जब n का मान विषम होता है तो ऐसी कंडीशन में माध्यिका फाइंड आउट करने के लिए n+1/2 पद का मान इस तरह से लिखा जाता है। तो n का मान यहाँ पे 5 है तो 5+1 यानी कि 6, 2 का डिवाइड करेंगे 3, तो 3 पद का मान आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3 एंड तीसरा पद इसमें 15 है, तो इसमें 15 माध्यिका आएगी। तो 15 कौन सा है, 24वें का दूसरा आंसर देखो 15 ही है, सेकंड वाला। तो यहाँ इस तरह से हम लोग माध्यिका, जब भी माध्यिका की बात चलती है तो एक क्रम से पदों को लिखना पड़ता है। अब ये 25 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन में अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है अशून्य परिमेय संख्याएं, मतलब ऐसी परिमेय संख्या जो शून्य वैल्यू जिसकी ना हो। और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा, तो निश्चित बात है कि जब एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो वो अपरिमेय संख्या ही रहेगी, क्योंकि वो परिमेय तो बन नहीं सकती है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो ये इसमें बात अपनी सा ये वाली सही होगी, पहली वाली बात ही सही होगी। फिर ये 26वां प्रश्न यहाँ पे आता है। तो 26वां प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक त्रिज्याखंड AOB है, जो कि अभी हर चित्र दिख रहा होगा। AOB 45 का एंगल यहाँ पे बीच में केंद्र पे बना हुआ है। इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अपन को पता करना है, इन चारों में से कौन सा है। तो ये 4 सेंटीमीटर रेडियस है इसकी। तो अपन जानते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि वृत्त का त्रिज्या के साथ बना हुआ हिस्सा। तो इसका जो फार्मूला अपन लोग जानते हैं, इसका फार्मूला यहाँ एंगल की वैल्यू 45 है, यानी कि थीटा का मान 45 डिग्री हो गया। आर का वैल्यू 4 है, यानी 4 सेंटीमीटर आर का वैल्यू हो गया। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 और ये πr² क्यों है, क्योंकि ये क्षेत्रफल का हिस्सा है त्रिभुज के। तो वृत्त के क्षेत्रफल का हिस्सा है चूँकि, तो वृत्त के क्षेत्रफल का यहाँ पे फार्मूला लगेगा πr²। तो यहाँ पे जब वैल्यू अपन लोग रखेंगे, थीटा का वैल्यू 45, जब आपस में ये कट जाएंगे, आर का वैल्यू 4 है, जब सॉल्व करेंगे तो 2π आएगा, यानी कि 2π यहाँ वैल्यू जो है त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का वो सही है, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। 26वें प्रश्न का सेकंड वाला ऑप्शन सही है, जो अपन लोग यहाँ पे सॉल्व करके देख चुके हैं। अब यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन आता है, मतलब 27वां प्रश्न आता है। तो 27वें प्रश्न में अपन लोग देख पा रहे हैं
कि रेखिक समीकरण योग लिखा हुआ है 3x + 4y + 15 = 0 और दूसरा लिखा हुआ है 9x + 12y = 75। तो इनको पहले अपन लोग सही कर लेते हैं, 75 को भी बराबर के उधर ले आते हैं, उधर 0 कर लेते हैं, तो ये एक साथ डिज़ाइन दोनों रेखिक समीकरणों का बन जाएगा। फिर इनका अपन लोग जानते हैं इनके जो पद रहते हैं, इसका मान a1 b1 c1 ये और a2 b2 c2 ये वैल्यूज अपन लोग इनके मान लेंगे और a1 a2 का रेशियो निकालेंगे कितना आता है, सॉल्व करेंगे। फिर b1 b2 का मान निकाल के कितना आता है वो देखते हैं, फिर c1 c2 का मान निकालते हैं वो कितना देखते हैं। तो जब ये निकाल लेते हैं और अपन देखते हैं इसमें क्या नज़र आता है, तो ये सेम वैल्यू है, a1 a2 की वैल्यू और b1 b2 की वैल्यू देखो सेम आई है 1/3, लेकिन ये c1 c2 की वैल्यू वो डिफरेंट है। तो इस बात को अपन जब लिखेंगे तो ऐसे लिखा होता है, देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन तीसरी वाली वैल्यू c1/c2 इसके बराबर नहीं है। तो ये जो डिज़ाइन है, ये शर्त है, ये उसकी है कि जब निकाय का कोई हल नहीं होता तो ऐसी शर्त निकल के आती है सवाल में से। तो निश्चित इस सवाल में से पहला वाला आंसर ही होगा, इसका कोई हल नहीं है। तो चारों में से ये पहला आंसर सही है, का कोई हल नहीं है, मतलब इस निकाय का कोई हल नहीं है। तो ये पहला आंसर इसका सही है 27वें प्रश्न का। अब जो 28वां प्रश्न आता है, आप लोग देख सकते हैं उसमें ये कहा कि किसी द्विघात समीकरण के मूल 1 और 3 हैं। तो निश्चित बात है कि जब अपन लोग द्विघात समीकरण के मूल दिए जाते हैं तो मूलों को पहले अपन लोग गुणनखंड बना लेते हैं। तो मूल x से गुणनखंड बन जाएगा x - 1 और मूल 3 से गुणनखंड बन जाएगा x - 3। तो गुणनखंडों को जब मल्टीपल करेंगे, तो जब मल्टीपल करने पर सॉल्व करेंगे तो अपना ये x² - 4x + 3 = 0 बन जाएगा। तो ये कौन सा आंसर सही है, तो ये अपना सेकंड वाला सही है। देखिए x² - 4x + 3 = 0। इस तरह से अपन लोग 28वें प्रश्न का आंसर फाइंड आउट करने में कामयाब हो गए। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं, 29वां प्रश्न आता है। तो 29वें प्रश्न में अपन लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। ये भी इसमें अपन देख रहे हैं कुछ नंबर्स दे रखे हैं और n पद निकालने की बोल रहे हैं। तो अपन लोग देख रहे हैं प्रथम पद का मान 8 है और इसमें जो अंतर चल रहा है वो ऋण 5 का चल रहा है, साफ साफ दिख रहा होगा। 5 के 3 में से 8 जाएंगे तो ऋण के 5 बचेंगे, तो a का मान तो 8 हो गया और d का मान ऋण 5 हो गया। तो यहाँ पे जब अपन लोग n पद निकालेंगे तो उसका फार्मूला जब लगाएंगे तो a + n - 1 × d हो जाएगा। a का मान 8 है, d का मान -5 है। तो जब इसे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि ये तो 13 - 5d 5n आ गया, 13 - 5n। तो ये वैल्यू सही है, देखो 13 - 5n। तो ये इस वाले चारों विकल्पों में से तीसरा वाला विकल्प जो है 13 - 5n ये सही है। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। यदि संख्या में 2, 7 और k + 4 एक AP में है, तो AP में जब भी कोई चीज़ रहती है तो निश्चित है कि उसमें पदों का अंतर समान रहता है। तो अपन पदों का अंतर जब AP में कह रहा है इन 3 पदों को, तो उस पदों का अंतर समान होगा, यानी A2 में से A1 घटाकर जो मान आएगा वही A3 में से A2 का मान घटाने पर जो मान आएगा। तो अपन लोग ये 7 में से 2 घटा देते हैं ये वैल्यू, और k + 4 में से 7 घटा देते हैं ये वैल्यू। दोनों का डिफरेंस सेम सेम आना चाहिए, क्योंकि समांतर श्रेणी में पदों का जो अंतर है वो सेम सेम आता है। तो इन दोनों पदों का अंतर ये अपन यहाँ लिख दिया, इन दोनों पदों का अंतर यहाँ पे लिख दिया। तो अब इसे सॉल्व करते हैं तो k की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाती है। k का मान 8 आ गया है, इसमें देखो 8 कोई सा है क्या, हाँ है। तो ये चौथा वाला जो उत्तर है इसमें लिखा हुआ है 8 आंसर। इसका मतलब इन चारों विकल्पों में चौथा वाला विकल्प सही है। फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जी 31वां जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है किसी AP के प्रथम 3 पदों का योग 51 है। प्रथम 3 पदों का योग 51 है और उसके प्रथम और तीसरे पदों का गुणनफल 240 है। तो यहाँ पे बात आती है कि इनमें से कौन सा AP का सार्वंतर है, सार्वंतर की बात पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं जब भी 3 पद यहाँ पे दिए जाते हैं, समांतर श्रेणी में 3 पद अपन को बताना हो या 3 पदों से अपन को सवाल को आगे बढ़ाना हो, तो 3 पद निश्चित है अपन लोग समांतर श्रेणी में ये वाले मानिए a - t, a और a + d। अगर ऐसे वाले पद मानेंगे तो सवाल का आंसर निकालना बहुत ही आसान होता है, उसको समझना बहुत ही आसान होता है। a - 1, a - d, a और a + d। क्यों आसान होता है, क्योंकि पहले लिखा हुआ है इन तीनों पदों का योग। अपन जानते हैं कि जब भी समांतर श्रेणी का कोई चीज़ निकालना होता है तो अपन को a चाहिए होता है और d चाहिए होता है, प्रथम पद और सार्वंतर चाहिए होता है। तो चूँकि प्रथम पद और सार्वंतर के फॉर्म में ही ये तीनों पद हैं, देखो a - t, a + d 3 पदों के लिए। तो अपन जब इनको सवाल के अकॉर्डिंग इन तीनों पदों का योग किया तो ये 51 बराबर में लिखा था। तो देखो ये सब d तो कट गया आपस में और 3 a का मान 50 बनाया, यानी a का मान 70। तो a का मान देखो कितनी आसानी से निकल आया। अब d का मान और निकालना है अपन को। तो फिर सवाल में कहना है कि प्रथम और तीसरे पदों का गुणनफल 240 है। तो इसका पहला पद और तीसरा पद गुणा करके 240 लिख लेते हैं। चूँकि a का मान 17 पहले आ चुका है, इसमें रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो d का मान अपना 49 आ जाएगा और वर्गमूल लेंगे तो d² का मान 49 आ जाएगा और वर्गमूल लेंगे तो d का मान 7 आ जाएगा। तो 7 देखो कोई सा मान है क्या, हाँ है। तो इन चारों ऑप्शन में से सेकंड वाला ऑप्शन जो है अपना वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ
जो अपन आगे बढ़ते हैं इस वाले में, तो अपन देख सकते हैं कि 7 एक क्वेश्चन आया 32 नंबर का, तो इसमें लिखा है वो शांत जल में एक नाव की चाल। अब अपन लोग जानते हैं कि जब शांत जल रहता है तो उसमें अपन जानते हैं कोई नाव बहती है, तो अपन जानते हैं कभी कभी अपन नाव को धारा की दिशा के विपरीत ले जाते हैं नाव को, कभी कभी अपन लोग धारा जिधर बह रही है उधर ही नाव को ले जाते हैं। तो सिचुएशन यहाँ पे पैदा होती है कि किस तरह से इनमें आपस में धारा की जो चाल है उसमें और नाव की चाल है जो उसमें क्या संबंध आपस में रहेगा। तो निश्चित है बात, जब दोनों साथ साथ चलती हैं तो वो नाव बहुत तेज़ चलेगी, इसका मतलब दोनों का जो चाल है वो ऐड हो जाएगा, और जब धारा की विपरीत दिशा में अपन लोग नाव को ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, वो नाव स्लो चलेगी क्योंकि उधर सामने से उसको धक्का लगेगा, यानी कि वह माइनस वाली सिचुएशन होगी। ये बात अपन को यहाँ समझनी होती है। यानी कहने का मतलब अगर शांत जल में अपन लोग नाव की चाल मानते हैं, अगर एक्स मान लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ माना है शांत जल में नाव की चाल एक्स मान ली जो कि 5 किलोमीटर पर आवर है, और धारा की जो चाल है वो 22 किलोमीटर प्रति आवर है, ये मान लिया अपन लोगों ने। तो धारा के जब अनुकूल चलते हैं, मतलब धारा के साथ साथ अपन लोग चलते हैं, धारा के साथ चलने वाली चाल कितनी है 15 किलोमीटर 2 घंटे में चलती है। तो अपन लोग क्या करेंगे, इससे चाल बना लेंगे, मतलब दूरी बटे समय जो होता है फार्मूला उससे। तो चाल जो अपन लोगों ने नाव धारा के साथ चलने वाली जो स्थिति अनुकूल वाली स्थिति है x + y, वो 15/2 बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग दूरी बटे समय से। तो ये 15 में जब 2 का भाग देंगे तो 7.5 आएगा, और x की वैल्यू चूँकि पहले से अपन को पता है 5 है, तो 5 यहाँ पर रख देंगे। 5 जब घटेगा 7.5 में से तो बाई का मान 2.5 आएगा। बाई क्या माना था, बाई अपन लोगों ने धारा की चाल मानी थी और वो अपन को चाहिए थी। तो अपन देख सकते हैं चारों ऑप्शन में से ये पहला वाला ऑप्शन है 2.5 किलोमीटर पर आवर, ये वाला जो आंसर है वो धारा की चाल निकल कर आई। तो चारों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन सही है। अब ये 33 नंबर का जो प्रश्न आता है वो देखते हैं अपन लोग। 33 नंबर के प्रश्न में यदि किसी AP का nवां पद 3n+1 है तो उसका 30वां पद क्या होगा। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें अपन देख सकते हैं कि Tn का मान आपका 3n+1 है, तो चूँकि अपन को 30वां पद देखना है इसमें, तो n का मान 30 रख देंगे। तो n का मान जैसे 30 रखेंगे तो ये गुणा हो जाएगा 30 का 3 में, 30 3 90 हो जाएंगे, और ये ऐड होगा तो 91। तो यहाँ पे देखें 91 सही है। तो ये सवाल तो बहुत ही आसान निकला। तो अपन देख सकते हैं चारों उत्तर में से ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है 91 वो सही है। फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये 34वें नंबर का जो प्रश्न है वो देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 2x² - 6x+1 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो निश्चित है शून्यकों की पहले बात करते हैं अपन। शून्यकों गुणनफल या योगफल जब भी निकालना होता है तो अपन को इनकी जो मल्टीपल्स हैं पदों के वो चाहिए होते हैं, यानी कि x के पास का वैल्यू जो होता है वो a का वैल्यू होता है, x के पास का जो वैल्यू होता है वो b का वैल्यू होता है, -6 हो गया, जो कांस्टेंट वाला हिस्सा होता है वो c का वैल्यू होता है। अब अपन शून्यकों का जब गुणनफल निकालेंगे तो इसका जो फार्मूला होता है α × β = c/a, तो c की वैल्यू तो अपनी 1 है और a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो वी गेट 1/2। तो यहाँ पे जो शून्यकों का गुणनफल है 1/2 आया। देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो चारों में से ये देखो थर्ड वाला ऑप्शन 1/2 है, तो चारों ऑप्शन में से ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो 35वें नंबर का क्वेश्चन है उसमें एक द्विघात समीकरण दे रखा है, और अपन लोग जानते हैं उसमें वो ये पूछ रहे हैं कि द्विघात समीकरण के होते हैं मूल कैसे होते हैं, इसके ये चेक करने को कह रहे हैं। तो निश्चित है कि जब द्विघात समीकरण के मूलों की बात चलती है तो अपन को एक विभक्ति कर डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, विभक्ति कर, और वो इनके जो मल्टीपल्स होते हैं, मतलब a का मान, b का मान, c का मान, ये देख सकते हैं a का मान यहाँ पे 2 है, यहाँ पे b का मान -√5 है, और c का मान 1 है। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जब इसमें वैल्यू अपन लोग रखेंगे b² - 4ac, b का मान √5 है, a का मान 2 है, c का मान 1 है, ये रख के सॉल्व जब करते हैं तो यहाँ -3 आ रहा है, मतलब -3 आ रहे हैं। और जब भी ये विभक्तिकर का मान नेगेटिव आता है तो मूल अधिकल्पित होते हैं, अर्थात वास्तविक नहीं होते। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई मूल वास्तविक नहीं है। इस थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि शून्यकों की संख्या पता करने वाला एक डायग्राम रहता है। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है 3 माही के एग्जाम में, 6 माही के एग्जाम में, यहाँ तक कि 12 माही के एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन 10th क्लास में पूछा जाता है। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि अगर बहुपद एपेक्स है, उसका आलेख दे रखा है ये वाला, और शून्यकों की संख्या पता करना है तो बहुत ईजी रहता है इस तरह का। तो उनको ये देखना होता है कि इसमें देखो एक एक्स अक्ष होती है ये वाली और एक वाई अक्ष होती है। तो जो कर्व बनता है वो एपेक्स का मान होता है, मतलब वाई का मान होता है, और जो शून्यक होते हैं वो एक्स का मान होता है। तो शून्यकों की संख्या अपन जानते हैं, शून्यक हमेशा क्या 0 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स के वो मान जो फंक्शन को 0 कर देते हैं। तो फंक्शन देखो कहाँ 0 हो रहा है, एक्स अक्ष पे ही 0 होगा फंक्शन, तो देख सकते हैं। तो ये फंक्शन देखो 4 जगह 0 हो रहा है। फंक्शन यहाँ पर ये टकरा रहा है इसको एक्स पर, यहाँ टकरा गया 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो एक्स अक्ष पे जो कर्व जितनी बार टकराता है एक्स अक्ष पे, मतलब जितनी बार वो उसे क्रॉस करता है
वही संख्या उसकी शून्यकों की संख्या हो जाती है। 4 बार टच कर रहा है तो देखो इसमें इसका जो उत्तर है वो चौथा है, उसमें 4 लिखा हुआ है। अगर ये 3 बार टच करता है ये कर्व तो इसका उत्तर 3 हो जाता। अगर ये कर्व 2 जगह टच करता तो 2 हो जाता, और ये कर्व इसको एक्स को एक जगह क्रॉस करता तो 1 हो जाता उत्तर, और अगर कहीं भी नहीं करता तो इसका उत्तर 0 हो जाता, मतलब शून्यकों की संख्या 0 है। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन पेपर में अधिकतर आते हैं। फिर यहाँ पे 37वें नंबर का प्रश्न आता है कि यदि 2 त्रिभुजों ABC और PQR में अगर ये रेशियो इस तरह से दिया हुआ है तो आप बताइए कौन सी बात इसमें से सच है। फिर तो ये कैसे पता करेंगे? इसके लिए अपन लोग जानते हैं यहाँ पे कि चूँकि पहले स्थान पर PQR दिया हुआ है तो पहले एक PQR अपन लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। ये बना लिया, PQR बना लिया। एक उसी के पास में एक और त्रिभुज बना लिया, उसको नाम नहीं दिया, पहले एक त्रिभुज बना लिया इस तरह से, उसी के जैसा एक त्रिभुज बना लिया, क्योंकि अभी अपन को देखना है कि वो किसके बराबर होगा। तो अपन देख सकते हैं अब इसे रेशियो वाले हिस्से को यूज़ करते हैं। तो अपन देख सकते हैं कि जो AB है वो देखो QR के रेशियो मैच कर रहा है, मतलब AB के करेस्पॉन्डिंग इसमें दूसरे वाले चित्र में QR है, तो AB के करेस्पॉन्डिंग AB कहाँ है? AB करेस्पॉन्डिंग तो अपन देख सकते हैं AB करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर QR है। तो देखो ये AB है, ये अपन लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं AB करेस्पॉन्डिंग क्या होने QR है। तो जो QR जो यहाँ पे आया, चाहे आप लोग AB करेस्पॉन्डिंग QR के दीजिए, चाहे QR के करेस्पॉन्डिंग AB के दीजिए। चूँकि यहाँ पे PQR पहले लिखा हुआ है तो PQR वाला अपन लोग ट्रायंगल पहले बना लिया। अब दूसरे वाले को अपन इसकी मदद से बनाते हैं और देखते हैं कि क्या इनमें कौन सा वाला सिमिलरिटी वाली बात सही है या समरूप वाली बात सही है। तो अपन देख सकते हैं QR के करेस्पॉन्डिंग AB है, तो जहाँ QR बना हुआ है उसमें दूसरे वाले चित्र में आप AB लिख दीजिए। फिर इसमें लिखा हुआ है PR लिखा हुआ है, उस वाले करेस्पॉन्डिंग आप BC लिख दीजिए। तो जो PR लिखा हुआ है वहाँ पे अपन ने BC वाला देखो लिखा हुआ है, ये BC हो गया। फिर जो PQ लिखा हुआ है वहाँ पे CA लिख दीजिए, वो तो अपने आप ही बन जाएगा। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे जब दोनों चित्रों को ध्यान से देखा जाता है तो ये तो बन गया PQR और ये बन गया CAB। तो बात आ गई ना यहाँ पर कि PQR जो त्रिभुज है वो CAB त्रिभुज के समरूप है। तो यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही है, PQR समरूप है कोण CAB के। तो ऐसे अपन लोग आसानी से ये रेखागणित के सवाल हैं, इन्हें अपन लोग आसानी से कर सकते हैं। त्रिभुजों से संबंधित समरूप त्रिभुजों से संबंधित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी समरूप त्रिभुजों से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बात आती है कि इनकी जो त्रिभुज हैं दोनों चित्र तो दिए नहीं है, लेकिन इसको सवाल को करने के लिए चित्र की जरूरत पड़ जाती है। संगत भुजाओं का जो रेशियो है वो 9/4 दिया गया है दोनों त्रिभुजों की। त्रिभुजों का क्षेत्रफल यहाँ पे पता करना है। तो निश्चित है कि संगत भुजाएं जो AB है और PQ है उसका रेशियो मान लिया अपन ने 9/4 ही है सवाल में जो कि दे रखा है। अब अपन को एक बात पता होना चाहिए कि जब भी अपन लोग ये समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल वाला पार्ट पढ़ते हैं या अध्याय का अध्ययन करते हैं तो जो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी जो AB/PQ है उसके वर्ग के बराबर होगा। तो AB/PQ को मान दो 9/4 है, तो वर्ग जब इस पर लगाएंगे तो 9 9 81 हो जाएंगे और 4 4 16 हो जाएंगे। तो इस बार क्षेत्रफलों का जो अनुपात है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR का वो रेशियो 81/16 आएगा, जो कि आपका इन विकल्पों में तीसरा वाला उत्तर है, 81/16। इस तरह से अपन लोग इस वाले प्रश्न का उत्तर फाइंड आउट कर लेंगे। 38वें का प्रश्न आपका तीसरा है आंसर। फिर अपन देखते हैं 49वां जो प्रश्न है उसको देखते हैं अपन लोग। तो उसमें उसको देखना तो बहुत ही आसान है। यदि एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 140 डिग्री है तो इन त्रिज्याओं के स्तरों पर खींची गई स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण बताइए। तो बहुत ही आसान है कि वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 140, तो अपन 140 का यहाँ कोण बना लेंगे और उस पर अपन लोग स्पर्शरेखाएं खींच देंगे। तो स्पर्शरेखाएं अपन ने ये खींच दी तो ये दोनों स्पर्शरेखाएं P बिंदु पर मैच हो जाएंगी, क्योंकि अपन जानते हैं कोई भी त्रिज्या जो रहती है वो स्पर्शरेखा पर 90 का कोण बनाती है, मतलब उस पर लंबवत रहती है। तो यहाँ भी एक 90 का कोण बनेगा, यहाँ भी एक 90 का कोण बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो एक PQOR एक चतुर्भुज जैसा अपन को नज़र आ रहा है यहाँ पर, और ये 90 है ये वाला कोण Q, और ये भी देखो 90 है क्योंकि ये त्रिज्या जो होती है स्पर्शरेखा पर लंब होती है। तो 90 90 का कोण हो गया, ये वाला 180 हो गया। अब 180 तो जो हो ही गया और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो 180 जी हटा दे अगर तो ये 140 है यहाँ पर, तो कितना और बचा बताइए। तो सिंपल सी बात है 40 और बचा, तो ये वाला कोण अपना 40 आ जाएगा, ये है ना। तो अपन को आसानी से पता पड़ गया ये 40 कोण है, और तो इसमें से ये पहला वाला जो आंसर है वो सही है। अब यहाँ पे आता है 40वां प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है कि 100 प्रेक्षणों का एक माध्य, तो लिखा हुआ है 100 प्रेक्षणों का एक माध्य 50 प्राप्त किया गया है, लेकिन बाद में ज्ञात हुआ कि प्रेक्षण 150 के स्थान पर
गलती से 50 पड़ा गया। तो ये क्वेश्चन हम लोग एक बार पहले भी आ चुका है। सही माध्य पता करना है, तो सही माध्य पता करने का तरीका सिंपल सा ये रहता है कि सही माध्य बराबर पुराने आंकड़ों का योग, माइनस में गलती कर दीजिए और जो सही लिखना है वो प्लस में कर दीजिए, और 100 चूँकि प्रेक्षण है तो बटे में 100 रहेगा। तो यहाँ पे हम पुराने आंकड़ों का जब योग निकालेंगे तो ये प्रेक्षणों की संख्या और माध्य का मल्टीपल कर देंगे, मतलब 100 और 550 का गुणा, 150 गुणा ये पुराने आंकड़ों का योग हो गया। अब गलती क्या हुई है, 50 की गलती हुई है, सही क्या लिखना था, 150 गलती हुई है वो घटा दीजिए और जो सही करना है वो जोड़ दीजिए। तो अपन देख सकते हैं कि 150 और माइनस के 50 है तो यहाँ 100 बच जाएंगे, और ये आपके 5000 हो जाएंगे, तो 5000 और 100 हो जाएंगे 5100। जब 100 से 100 यहाँ 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगे तो 51 आएगा। तो यानी कि ये तीसरे वाला प्रश्न, तीसरा वाला जो इसका विकल्प है वो सही है, यानी कि 51 जो है वो इस प्रश्न का सही है। सही वाला माध्य 51 आएगा। अब ये सवाल अपन लोग पहले इस तरह का सवाल पहले भी कर चुके हैं यहाँ पर कि किसी त्रिभुज की शीर्ष 4, 5, 1, 3, 6, 7 हैं। तो अपन अभी अपने इसके पहले अपन लोगों ने एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला था और उसमें उस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में तोड़ लिया था। बिल्कुल वैसे ही अपन लोग, चूँकि ये एक त्रिभुज है तो इसके जो पॉइंट हैं वो अपन देख पा रहे हैं, 4, 5 है, ए का मान, बी का मान 1, 3 है और सी का मान 6, 7 है। तो इसका अपन लोग फार्मूला ये लगाएंगे जो पहले भी बता चुके हैं, 1/2, और इस तरह फार्मूला x1/2 - y3, x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। तो ये फार्मूला बहुत ही आसान होता है बनाना। फिर वापस बता देता हूँ, पहले आप x लिख दिए, कोष्टक में y - y प्लस x, कोष्टक में y - y प्लस x, कोष्टक में y - y। तो ये वैल्यू रख के फिर सब में आप क्रम से लगा दीजिए, 1, 2, 3, फिर 2 से स्टार्ट कर दीजिए, 2, 3, 1, फिर 3 से स्टार्ट करिए, 3, 1, 2। तो ऐसे ही फार्मूला तो उसके क्षेत्रफल का इजीली बन जाता है। इनकी वैल्यू जो है वो हमने यहाँ से रख दी, जो भी है इसकी वैल्यू जो अपन यहाँ रख दी, रख कर सॉल्व किया तो -1 आया। और चूँकि एरिया है, क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल जो होता है हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, तो -1 को अपन लोग 1 लिखेंगे तो 1 वर्ग इकाई आ जाएगा। तो इसका जो उत्तर है चारों विकल्पों में से वो तीसरा वाला सही है, 1 वर्ग इकाई। तो ऐसे अपन लोग सवालों को बारीकी से समझ सकते हैं और उनको आसानी से सही विकल्प चुन सकते हैं। फिर यहाँ पे एक सवाल 42 नंबर का सवाल आया, उसमें 18 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक बेलन को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला गया है। तो निश्चित है कि एक मोटा बेलन था और उस मोटा बेलन को पिघलाकर एक पतला बेलन बनाया गया। जैसे यहाँ चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये मोटा एक बेलन था पुराना और इसको फिर पिघलाकर पतला वाला एक बेलन बनाया गया है। तो यहाँ पतला वाला बनाया गया तो आयतन तो सेम रहेगा, क्योंकि इसी चीज़ को पिघलाकर पतला वाला बेलन बनाया गया तो आयतन सेम रहेगा। तो नए बेलन का आयतन और बराबर पुराने बेलन का आयतन, नए बेलन का जो आयतन है उसमें नए बेलन के सामान रख देंगे जो भी है, और पुराने बेलन का आयतन है उसमें पुराने बेलन का सामान रख देंगे। तो पाई से पाई तो कट ही जाएगा। पुराने बेलन का अपन लोग कैपिटल R मान लिया, हाइट अपन ने कैपिटल H मान ली, जैसे इसमें इस छोटे वाले नए बेलन का अपन लोगों ने R मान लिया और स्मॉल h की हाइट मान ली। तो अपन देख सकते हैं R का वैल्यू अपने पास 7 है, वो रख दिया अपन लोगों ने। पुराने वाले का R का वैल्यू 14 है, वो रख दिया अपन लोगों ने। पुराने वाले का हाइट 30 है तो वो 30 रख दिया। फिर जब सॉल्व किया तो h का वैल्यू 120 आ गया, मतलब 120 सेंटीमीटर। तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही है? सेकंड वाला ऑप्शन सही है। तो ये 42 प्रश्न का सेकंड वाला ऑप्शन 120 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। तो ऐसे अपन लोग सवालों की अवधारणाओं को समझते हुए बारीकी से उनके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये 43वां प्रश्न आया, अपन देख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1/2 लिखा हुआ है। अब कॉशिक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता कर रहे हैं। तो एक बात सही है कि जो कॉशिक होता है वो साइन का उल्टा होता है, उसका व्युत्क्रम होता है। तो कॉस का अगर मान निकाला जाएगा तो वो 1/2 का उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा वो। और जब वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे चौथा वाला प्रश्न सही है। इसमें चारों ऑप्शन में से चौथा वाला प्रश्न सही है, 4 उत्तर। और फिर अपन ऐसे भी जानते हैं कि साइन कॉस का मल्टीपल 1 होता है। कॉस का वैल्यू निकालने के लिए 1 साइन आ जाएगा। कॉस का वर्ग निकालेंगे तो 1 साइन वर्ग आ जाएगा। साइन का मान चूंकि अपने पास 1/2 है तो 1/2 का वर्ग करेंगे 1/4 आएगा और पलट कर ऊपर 4 आ जाएगा, यानी कि कॉसिक वर्ग थीटा का मान 4 आ जाएगा। और यहाँ डायरेक्ट भी अपन देख सकते हैं कि कॉसिक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, मतलब और कॉस साइन का मान 1/2 है तो कॉसिक का मान 2 रह जाएगा। और अपन कॉसिक का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि इसका चौथा वाला विकल्प सही है। फिर अपन 44वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास AB है तथा P उस पर स्थिति एक बिंदु है। यदि कोण PAB 60 डिग्री है तो PBA का बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, ये सवाल में ही चित्र दिया हुआ है। पता करना है कि PBA का मान कितना होगा। तो अपन देख सकते हैं, चित्र को देखकर सबसे पता चल रहा है कि एक जो कोण बन रहा है वो आधे वृत्त से बन रहा है। देखिए आप, AB जो वृत्त है आधा वृत्त, उससे ये एक कोण बन रहा है और आधे वृत्त से बनने वाला जो कोण होता है परिधि पर वो समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है।
तो ये वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री तो ये दी गई है और 90 डिग्री यहाँ पे आ गया। और त्रिभुज में अपन लोग जानते हैं कि कुल एंगल कितना होता है मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो 60 जब ये हो ही गया, 90 यहाँ पे हो गया तो 150 हो गया, तो बचा कितना 30 बचा, तो ये वाला एंगल 30 हो गया। इस तरह से इसमें से आंसर आपका पहला वाला सही है ना। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये 45 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसमें एक आकृति दे रखी है वाली और इसमें ए बी ए सी केंद्र ओ वाले वृत्त की दो बराबर जीवाएँ हैं। यदि ए ओ बी 100 डिग्री है तो ए ओ सी का मान कितना होगा एंगल का। तो सिंपल सी बात है कि जब दोनों जीवाएँ जब बराबर हैं तो बराबर जीवाएँ जब रहती हैं तो वो केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करेंगी, क्योंकि बराबर जीवाएँ केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। ये बात यहाँ पे क्लियर होती है। एक ही वृत्त में समान जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण समान होता है। तो जब 100 का जे है तो 100 का ये होगा। तो क्लियर हो गया कि इसका जो वैल्यू है वो भी ए ओ सी का वैल्यू है, मतलब एंगल का वो भी 100 डिग्री ही आएगा। तो बेहतर इसका उत्तर आपका पहला वाला सही है 100 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें देखते हैं। तो दो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए यूक्लिडियन विभाजन प्रमेयिका का कथन है कि ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं जहां a का मान bq प्लस r। तो आपने देखा होगा कि जब अपन भाग की प्रक्रिया अपनाते हैं, भाग करते हैं, क्योंकि यूक्लिडियन विभाजन जो प्रमेयिका है वो भी भाग पर ही डिपेंड है और भाग में 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक भाज्य होता है, एक भाजक होता है, एक भागफल होता है और एक शेषफल होता है, चारों होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर दिया गया है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर जो q है वो भागफल है और a जो है वो भाज्य विभाजक है और r शेषफल है। तो सिंपल सी बात है कि अपन जानते हैं कि जो शेषफल होता है वो जब छोटा हो जाता है तब भाग देना बंद हो जाता है अपने आप ही, या तो शेषफल 0 होता है या फिर वो भाजक से छोटा होता है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ दिख रहा है अपन को कि r का मान या तो भाजक से छोटा होगा या वो 0 होगा। तो कौन सा वाला सही होगा बताइए। इसमें देख पा रहे हैं अपन लोग, ये वाला सही होगा, चौथा वाला, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो शेषफल है अपना वो या तो भाजक से देखो छोटा होगा या फिर 0 होगा। तो अपन जानते हैं जब भाग की प्रक्रिया अपनाते हैं तो उसमें जो शेषफल आता है वो या तो 0 हो जाता है शेषफल या फिर भाजक से छोटा रहता है। तो ऐसी कंडीशन में अपन लोग ये यूक्लिडियन विभाजन प्रमेय का जो स्टेटमेंट रहता है उसे अपन आसानी से समझ सकते हैं। तो आगे यहाँ पे बात आती है एक 47 नंबर का 47वां जो प्रश्न है उसको देखते हैं। दी गई आकृति में ए पी बी और सी क्यू डी समांतर स्पर्शिकाएं। तो दिख रहा है अपन को चित्र में ये बनी हुई है दो, एक ए पी बी बनी हुई है, एक सी क्यू डी बनी हुई है। इसमें वृत्त की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, ये वाली 5 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू बराबर किसके होगी। तो सिंपल सी बात है कि जो पी क्यू यहाँ से गुजर रहा है वो केंद्र से होकर गुजर रहा है, मतलब ये व्यास है एक तरह का। तो अब जब इसका वैल्यू पूछ रहे हैं तो ये अपन देख सकते हैं त्रिज्या का 5 है और त्रिज्या का डबल व्यास होता है, तो 5 × 2 यानी कि 10 आ गया। तो ये 5 और 5 10 हो जाएंगे आप। तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पर पी क्यू का मान आ जाएगा। इजीली अपन लोग यहाँ सवाल में देख पा रहे हैं। अब 48 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये देख लेते हैं। चलिए इसमें 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब है। कितना शीर्षलंब होगा। तो शीर्षलंब का मतलब ये होता है कि शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब। जब भी त्रिभुज में बात करते हैं तो शीर्षलंब का मतलब ये होता है किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब। चूँकि ये समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं सेम है इसकी। तो अपन लोगों ने एक ABC त्रिभुज बनाया यहाँ पर, तो ए से अपन लोगों ने सामने की भुजा पर एक लंब डाल दिया AD। यही इनको पता करना है। चूँकि सभी एंगल इसके सभी जो साइड्स हैं वो 8 सेंटीमीटर की हैं, तो ये भी 8 होगी और ये भी 8 होगी। और ये अगर 8 है तो फिर ये चूँकि मध्य में आके इसको टकराएगा तो ये 4 इस साइड आ जाएगा और 4 इस साइड आ जाएगा। तो ये यहाँ त्रिभुज को अपन ध्यान से अगर देखते हैं कि ADC जो है एक समकोण त्रिभुज का काम कर रहा है और समकोण त्रिभुज की बात जब भी आती है और भुजाएं उसमें रहती हैं तो पाइथागोरस प्रमेय वहाँ पे नजर आती है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण यहाँ पे 8 है तो कर्ण का वर्ग, आधार यहाँ पर लंब यहाँ पे h है और आधार यहाँ पर 4 है, 4 का वर्ग। जब इसे सॉल्व करेंगे तो h का वैल्यू √48 आ जाएगा। 48 के अपन जो फैक्टर करेंगे तो 4 4 और 3 आएंगे, यानी कि 4 यहाँ बाहर निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब पेयर रहता है पेयर कहीं बाहर निकलता है अंडर रूट में से, 4 बाहर आ जाएगा और √3 अंदर रह जाएगा, यानी कि 4 √3 सेंटीमीटर। तो ये वाला इसका जो थर्ड वाला जो विकल्प वो सही है 48वें नंबर के क्वेश्चन का। फिर यहाँ पे 49 नंबर का क्वेश्चन आता है कि किसी समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ समचतुर्भुज की जब बात आती है तो अपन लोग एक विकर्ण का मान मतलब D1 का मान 16 है और दूसरे विकर्ण का मान D2 का मान 12 है। तो अपन लोग को भुजा निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, ये चित्र इस तरह से अपन देख सकते हैं कि एक विकर्ण का मान D1 है और दूसरे विकर्ण का मान D2 है। अगर अपन लोग भुजाओं के आधे हिस्से को निकालें यहाँ पे, चूँकि अपन जानते हैं कि जो समचतुर्भुज होता है उसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे पर 90 पर खड़े रहते हैं, 90 पर क्रॉस करते हैं, तो यहाँ बीच में एंगल
90 बनेगा। तो आधा ये वाला मान हो जाएगा यानी कि d1/2 और आधा ये मान हो जाएगा यानी कि d2/2। और फिर यहाँ पे समकोण त्रिभुज वाली बात आएगी यानी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, तो वो वाला लगा कर भी अपन लोग यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ए। तो उससे ये फार्मूला जनरेट हो जाता है उसी वैल्यू से। तो भुजा ए बराबर अंडर रूट में d1/2 का स्क्वायर और d2/2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, d1 d2 की वैल्यू जब रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये 64 आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। और फिर हम देखते हैं 100 आएगा तो फिर उसका वर्गमूल 10 आ जाएगा, यानी कि जिसकी जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर आई। तो अपना जो आंसर है इसमें कौन सा आंसर होगा देखते हैं अपन लोग। इसका आंसर अपना ये वाला आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब तीसरा वाला जो विकल्प है वो सही है। फिर यहाँ पे 50वां प्रश्न आता है, इसमें लिखा हुआ है त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में यदि कोण D बराबर कोण Q है और कोण R बराबर कोण E है तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है सवाल में कि पहले वाला जो हिस्सा है वो DEF है और दूसरा वाला हिस्सा QPR है। तो अपन लोग एक त्रिभुज DEF पहले बना लेंगे, तो दूसरा वाला अपन को पता नहीं कैसा बनेगा, तो अपन ने DEF बना लिया और वो सवाल को इसमें लिखा हुआ है वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है और एक ऐसा ही त्रिभुज उसके पास में बना लिया, उसमें नामकरण नहीं किया पहले कॉर्नर का, और ऐसा ही बना लिया। फिर अपन देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कोण D Q के बराबर है। तो कोण D आपने जहाँ पे बनाया है ना उसके करस्पॉन्डिंग उस दूसरे वाले चित्र में आप लोग कोण Q बना दीजिए, क्योंकि वो सेम है ना। तो कोण D के करस्पॉन्डिंग ये वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे Q बना दिया आप। फिर इसमें कह रहे हैं कोण R के करस्पॉन्डिंग कोण E, तो जहाँ पे इसमें जो E है, देखो E जहाँ पे है तो इसमें क्या बनेगा, फिर दूसरे वाले हिस्से में इस जगह पे करस्पॉन्डिंग R बनेगा, तो बचा कौन P यहाँ बन जाएगा, है ना। तो इन अब यहाँ डिज़ाइन बनने पर अपन क्या लग रहा है, देखो साफ साफ दिख गया DEF जो बना हुआ है QRP इसके समरूप है, मतलब यहाँ से काउंट करेंगे अपन लोग ऊपर से, तो DEF जो है वो समरूप है किसके, QRP के। दैट मीन्स सेकंड वाला सही है, देखो DEF समरूप है कोण QRP के। तो ऐसे अपन लोग आसानी से मतलब चित्रों की अवधारणाओं को समझते हुए और सवाल की अवधारणाओं को समझते हुए अपन लोग ये जो सही विकल्प होते हैं उनके आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जो 51 नंबर का जो प्रश्न है उसमें हम देख पा रहे हैं कि एक DE और BC समांतर है, एक चित्र बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, इसमें DE और BC समांतर है और AD का मान 25 सेंटीमीटर, AE का मान 10 सेंटीमीटर, BD का मान x+3 और EC का मान x सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर जानते हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन रहती है किसी त्रिभुज में, उसे काटने वाली भुजा तीसरी भुजा की समांतर रहती है, तो निश्चित है उसमें एक थेल्स प्रमेय का उपयोग होता है, जिसमें रेशियो का जो दोनों तरफ की जो भुजाएं रहती है उनका जो कटा हुआ हिस्सा है अंतःखंडों का जो अनुपात है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे AD का मान AD/DB बराबर होगा AE/EC के, तो ये बराबर हो जाएंगे, दोनों के मान यहाँ पर रख देंगे। जब इसे जो मान दिए गए हैं वो सॉल्व करेंगे तो x का मान 2 आ जाएगा, और चूँकि AB का मान पता करना है तो ये AB का मान x+3 और 25 होगा, तो यहाँ 25 x+3 और x का वैल्यू 2 आया, यहाँ पर रख देंगे। जब ऐड करेंगे इसको 30 सेंटीमीटर आएगा, तो इसका 30 उत्तर सही है, यानी 51वें प्रश्न का जो उत्तर है वो तीसरा वाला विकल्प सही है, 30 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे देखते हैं अपन लोग, 51वां हो गया क्वेश्चन अपना, आगे देखते हैं 52वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 52वें नंबर के क्वेश्चन में अपन देख पा रहे हैं कि केंद्र O वाले एक वृत्त के बाहरी बिंदु P से 2 स्पर्शिकाएं इस प्रकार खींची गई हैं कि वे परस्पर लंब हैं। यदि प्रत्येक स्पर्शिका की लंबाई 6 सेंटीमीटर तो OP किसके बराबर होगी ये बताना होगा। तो इसमें साफ साफ कह रहे हैं कि वृत्त के बाहर से बिंदु P है और P से 2 स्पर्शिकाएं खींची गई दिख रही होंगी आपको, स्पर्शिकाएं एक A पर आ रही है और एक B पर आ रही है, देख पा रहे हैं अपन लोग, और दोनों लंब में, यानी 90 का कोण बना हुआ है यहाँ पर, सिंपल सी बात। और अपन एक बात जानते हैं कि जो स्पर्शिकाएं होती हैं वो त्रिज्या पर भी लंब होती हैं, तो मतलब ये भी 90 का हुआ, ये भी 90 का हुआ, मतलब ये आमने सामने कोण 90 के हुए, तो जो बचे हुए कोण हैं उसमें से एक 90 का है तो दूसरा भी 90 का हो गया। तो अपन लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो एक आयत जैसी सिचुएशन है, एक वर्ग जैसी सिचुएशन आ गई, आमने सामने का जो हिस्से हैं वो बराबर हो जाएंगे। तो ये भी 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक राइट एंगल जैसा देखो बन रहा है, PVO एक राइट एंगल बन रहा है, और जब भी राइट एंगल बनता है मतलब समकोण त्रिभुज बनता है तो वहाँ पे बात आती है पाइथागोरस प्रमेय की। तो अपन देख सकते हैं इनमें पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे, यानी कि PV का मान या OP का मान पता करेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग वाला सूत्र लग जाएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये भी 6 है, ये भी 6, 36 हो जाएगा, 36 दूनी 72 हो जाएगा, और OP का अंडर रूट निकालेंगे तो 72 का अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि और 72 का जब पेयर बनाएंगे तो 6 × 6 × 2 हो जाएगा, और एक पेयर में से एक बाहर निकल आएगा 6, यानी कि OP का मान 6 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर
हो जाएगा। यानी कि इस वाले प्रश्न का जो उत्तर है अपना वो अपना 6√2 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं और ये 53वां क्वेश्चन आता है। इसमें देख सकते हैं कि दो त्रिभुज यहाँ पे समरूप बताए गए हैं, ABC और PQR, और उनके एरिया जो मतलब क्षेत्रफल है उनका अनुपात 9/4 दिया गया है, और एक भुजा दी गई है और एक दूसरी भुजा पूछ रहे हैं। तो अपन लोग ये पहले सीख चुके हैं कि जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात रहता है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर रहता है, मतलब लाई के जैसे। देखो ABC का क्षेत्रफल बटे PQR का क्षेत्रफल, संगत भुजाओं, संगत एक BC है तो अगर BC के संगत देखा जाएगा तो QR बनेगी, संगत भुजाओं वर्गों का अनुपात। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसका मान जो है त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात तो अपना दिया हुआ है 9/4, और BC का मान 15 यहाँ रख दिया। जब इसे सॉल्व किया तो QR का मान आप देख सकते हैं इतना आ गया। QR का मान निकाला तो 15 × 2/3 आ गया यहाँ पे वर्गमूल लेने पर, और QR का मान कटने पर ये 5 × 2 आ जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये दूसरा वाला जो उत्तर सही है। 53वें प्रश्न का उत्तर ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और ये 54वें प्रश्न में देखते हैं। तो यहाँ लिखा होगा दी गई आकृति में XPY केंद्र O वाले वृत्त की एक स्पर्शरेखा है। यदि QPY 60 डिग्री है तो OQP का मान बताइए। तो इन चारों में से उत्तर अपन कैसे देखेंगे? तो अपन जानते हैं त्रिभुज में जब समान भुजाएं जब रहती हैं तो उसके कोण सामने के भी सेम रहते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि जब ये त्रिभुज इसके वृत्त के अंदर बना हुआ है तो यहाँ पे जो दो भुजाएं हैं वो तो त्रिज्या का काम कर रही है। तो निश्चित है जब एक कोण इन्होंने सवाल में पहले से अपन को दे रखा है और अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ये रेडियस है और ये स्पर्शरेखा है, तो त्रिज्या जो होती है वो स्पर्शरेखा पर हमेशा लंब रहती है। तो जब ये लंब रहेगी तो यहाँ पे 90 का कोण बनेगा और 60 का कोण यहाँ पे दिया हुआ है। तो 60 का जब ये कम कर देंगे तो बचा कितना? 30 डिग्री, ये 30 बचा यहाँ पर। लेकिन ये दोनों जो हैं इस त्रिभुज में चूँकि त्रिज्या है और ये त्रिज्या बन सेम होती है, यानी कि दो भुजाएं जब बराबर हो गई, जब एक कोण दो भुजाएं बराबर रहती है इस त्रिभुज में तो उसके सम्मुख कोण भी सेम रहते हैं बराबर। मतलब ये अगर 30 का है तो सामने का भी 30 का होगा, है ना, इस भुजा के सामने का भी 30 का होगा, तो ये वाला एंगल भी 30 आएगा। तो इस तरह से अपन देख पा रहे हैं कि इसका जो मान है पहला वाला 54वें का पहला वाला जो प्रश्न है वो 30 डिग्री वो सही होगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड निकालना है, मतलब ये दोनों बिंदुओं को जो मिलाएगा उसका बीच का मान निकालना, मध्य बिंदु निकालना है। जब भी दो बिंदु दिए जाते हैं उनका मध्य बिंदु अपन को निकालना होता है तो सिंपल सा तरीका होता है कि x वाले मानों को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए और जो y वाले मान है उनको जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए, तो मध्य बिंदु बन जाता है। तो 12 और 4 कितना 16 हुआ, 2 का भाग दिया तो 8। फिर ये दूसरा वाला 8 और 16 24 हुआ, 2 का भाग दिया तो 12। तो इस तरह से मध्य बिंदु आसानी से बन जाता है। x वाले मानों को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए, x का मान बन जाता है इसमें, और y वाले मानों को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए तो y का मान बन जाता है। तो इस तरह से मध्य बिंदु अपन लोग बना लेते हैं। तो ये कौन सा है? ये आपका पहला है। तो मतलब 55वें सवाल का जो पहला वाला विकल्प है वो सही है, 8 वाला। फिर यहाँ पे 56वां जो प्रश्न आता है वो देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि यदि पहली 20 समप्रगत संख्याओं का योग पहली 20 विषम प्रगत संख्याओं का योग का k गुना है तो k का मान बता दीजिए, k का मान बताइए। तो पहले आती है कि पहली 20 समप्रगत संख्याएं कौन सी होंगी, तो ये होंगी पहली, मतलब स्टार्ट फ्रॉम जहाँ से स्टार्ट होती हैं समप्रगत संख्याएं। तो अपन जानते हैं कि सम जो प्रगत संख्याएं होती हैं वो 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 4 6 8 और आगे आते जाएंगी। ऐसी विषम जो प्रगत संख्याएं हैं वो 1 से चालू होती हैं, 1 3 5 7 और आगे भी आती रहेंगी। तो पहली मतलब स्टार्टिंग से, और विषम सम। तो अब बात आती है यहाँ पे कि इन्होंने सवाल में जो कहा है वो क्या कहा है, पहली 20 सम प्रगत संख्याओं का जो योग है वो पहली विषम 20 प्रगत संख्याओं का योग का k गुणा है। तो यहाँ पे अपन लिख दिया 20 सम प्रगत संख्याओं का योग बराबर पहली 20 विषम प्रगत संख्याओं का योग इंटू k। चूँकि यहाँ पे योग वाला जो फार्मूला है वो लगेगा यहाँ पर। अपन जानते हैं कि यहाँ पे समांतर श्रेणी के योग वाला जो फार्मूला होता है n/2a + n-1/2d, ये योग वाला सूत्र यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ योग वाला अपना सूत्र, चूँकि समप्रगत संख्याओं के लिए सूत्र लगा दिया। यहाँ पे a का मान यहाँ पे 2 है, देख पा रहे हैं अपन लोग, और n का मान तो 20 है अपना, और ये अंतर इसमें 2 का चल रहा है, 2 लिख दिया यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पे सम के लिए भी वही बात आती है, सम के लिए पहला पद मतलब a का मान यहाँ पे 1 है और वो अंतर जो d का मान है वो 2 ही है। तो यहाँ पे अपन लोग जब मान रखेंगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 40 आ जाएगा, 42 आ जाएगा, इस साइड 40 किया जाएगा, k का मान निकालेंगे 40 42 के नीचे पहुँच जाएगा, और 2 से इसको काट देंगे तो 21/20, k का मान 21/20 आएगा। मतलब ये इस वाले प्रश्न का जो उत्तर है वो चौथा सही है। फिर ये 57वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या आता है देखिए। तो इसमें तो सर्वांगक्षम वृत्तों की बात की। सर्वांगक्षम वृत्तों का मतलब होता है एकदम बराबर, मतलब एक दूसरे को वो आकृतियाँ छुपा ले
समझ जाइए कि वो सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम वृत्तों में संगत जो केंद्र हैं उनमें एक 60 डिग्री का कोण बना हुआ है केंद्र पर और एक 20 डिग्री का कोण बना हुआ है, मतलब एक में 60 डिग्री का बना हुआ है और एक में 20 डिग्री का कोण बना हुआ है। ऐसे चाप दो बने हुए हैं। तो अपन इस वाले 60 डिग्री का जो कोण बना हुआ है उस चाप को अपन ने C1 नाम ले लिया। रेडियस तो सेम होगी क्योंकि वो तो सर्वांगसम है ना, तो R मान यहाँ होगा त्रिज्या का, तो R यहाँ त्रिज्या का मान होगा। लेकिन इसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो आर्क है, जो चाप है, वो C1 मान लिया आप लोगों ने। 60 डिग्री एंगल बन रहा है इस चाप से, और इस वाले से जो 20 बन रहा है उसके लिए अपने C2 मान लिया। तो आप जानते हो कि जब किसी त्रिभुज में बात कर किसी वृत्त में बात करते हैं तो वृत्त में जो कोण होता है, जो चाप होता है, जो त्रिज्या होता है, उनमें ये सम्मत होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप निकालेंगे तो कोण गुणित त्रिज्या। तो अपन को चूँकि चाप का रेशियो पता करना है तो सही चाप का रेशियो पता कर लेते हैं। चाप बराबर 60 डिग्री गुणित R। दूसरे का चाप निकालेंगे तो चाप बराबर 60 डिग्री गुणित R, मतलब इस फार्मूले का उपयोग करके, और फिर इनका रेशियो निकालेंगे तो R कट जाएगा और 20 या 60 3/1 आ जाएगा, है ना। C1 C2 का रेशियो 3/1 आ जाएगा। फिर 58वां प्रश्न देख लेते हैं अपन लोग। 58वें प्रश्न में क्या है, तो इस वाले प्रश्न में तो सिंपल सी बात है कि व्यास AD का मान 34 दे रखा है, ये वाला 34 है, तो निश्चित है केंद्र के आधा रह जाएगा, 17 इधर और 17 इस साइड हो जाएगा। फिर AB का मान 30 है, चलो ये वाला मान 30 मान लेते हैं। फिर यहाँ कह रहे हैं कि जो OC है वो AB पर लंब है, तो जो OC होगा वो AB पर लंब होगा। लंब हमेशा दोनों हिस्सों को बराबर काटता है, तो 15 AC रह गया और CB है वो भी 15 रह गया, तो ये 15-15 सेंटीमीटर हो गए। अब बात आती है कि OC कितना है, तो OC के लिए अपन क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में बात कर लेंगे, और एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में अपन जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लगती है, तो अपन को ये लंब निकालना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग, इनके मान रख देंगे जिसके मान है। ये 17 का वर्ग 289 हो जाएगा और 15 का वर्ग 225 हो जाएगा, घटाएंगे तो 64 बचेगा। OC वर्ग का मान 64, यानी OC का मान 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी OC का मान यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, यानी कि सेकंड वाला जो विकल्प है वो सही है 58वें प्रश्न का। फिर ये आता है 59वां प्रश्न आता है कि यदि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा त्रिभुज कोण AOB 90 डिग्री है और कोण ABC 30 डिग्री है, तो कोण CAB बराबर किसके होगा। तो यहाँ पे बात आती है क्षेत्र में कि ये दो बातें मेरे को पता होनी चाहिए कि एक ही चाप द्वारा परिधि पर बनने वाला जो कोण होता है वो केंद्र पर बनने वाले कोण का हमेशा हाफ रहता है, आधा रहता है। तो निश्चित सी बात है, यहाँ सवाल में बात आती है कि AOB मान लो ये वाला जो कोण है वो केंद्र पर बन रहा है, देखो इस वाले चाप द्वारा 90 का बन रहा है, तो इसी चाप द्वारा ये वाला कोण भी बन रहा है C पर, तो एक ही चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है वो वाला, और जो परिधि पर कोण बनता है वो वाला उसका केंद्र पर बनने वाले कोण का हाफ होता है। तो ये 90 है तो कितना हो गया, 30 हो गया। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे ये वाला एंगल तो दे रखा है ABC, तो अपन त्रिभुज में जब बात करते हैं तो त्रिभुज में 3 एंगल रहते हैं, तीनों एंगल का योग 180 रहता है, मतलब 180 डिग्री रहता है। जब ये 30 है ये 45 है, तो बताइए यहाँ पे कितना बचा। सिंपल सी बात है कि 45 और 30 जोड़ने पर 75 आएगा, और 180 में से जब 75 जाएंगे तो 105 बचेगा। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो कोण जो बड़ा जिसको वो अपन से पूछ रहे हैं, मतलब कोण CAB वो 105 डिग्री हो जाएगा। ये आसानी से अपन लोग देख सकते हैं। अब ये 60वां प्रश्न आता है, ये दे देते हैं कि आकृति में ऊंचाइयाँ दी गई हैं H1 H2, साफ ये दिख रहा है चित्र में कि इधर H1 ऊंचाई है और एक H2 ऊंचाई है, दो मीनार यहाँ पे दी गई हैं, और ABCD पादों को मिलाने वाले रेखाखंड AC के मध्यबिंदु ऊपर है। दैट मीन्स यहाँ पे कि जो AC का जो मध्यबिंदु है वो, मतलब जितना एरिया यहाँ पर है AO का जो वैल्यू है वही OC का वैल्यू है, मतलब O AC का मध्यबिंदु, यानी AO की जगह अपन OC यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और अपन जानते हैं कि जब अपन tan थीटा का मान यूज़ करते हैं तो लंब बटे आधार आता है, लंब बटे आधार इक्वल टू tan थीटा होता है। चलिए पहले अपन लोग इस वाले त्रिभुज में बात कर लेते हैं, छोटे वाले में ABO में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन लोग लंब बटे आधार, ये लंब है देखो AB, और आधार कितना AO है, लंब बटे आधार यानी tan 30 का एंगल ना, tan 30, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। तो H1 का मान निकाला तो AO इंटू 1/√3, ये H1 का मान आ गया। फिर अपन लोगों ने आगे देखा तो इसमें अपन देख सकते हैं कि OCD में बात करते हैं, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं दूसरे वाले में बात करते हैं, तो इसमें भी वही होगा, ये लंब बटे आधार और tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे H2 का मान OC का मल्टीपल हो जाएगा, और जब इनका रेशियो निकालेंगे H1 बटे H2 का तो AO बटे OC, तो ये तो सेम है क्योंकि बीच मध्य बिंदु है ना वो, तो AO से और OC तक की जो वैल्यू है वो बिल्कुल आधी आधी है, सेम है। तो ये आपस में सेम होने की वजह से आपस में कट जाएंगे, क्योंकि AO बराबर OC है, कट जाएंगे। तो 1/, ये जब सॉल्व होगा तो √3 ऊपर वाला नीचे आ जाएगा इसके साथ में, तो वो √3 इंटू √3 3 बन जाएगा।
तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि इसका जो रेशियो है H1/H2 वो आ गया 1/3। यानी इस सवाल का जो प्रश्न है, इस वाले प्रश्न का जो आंसर है वो आपका 1/3 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन लोगों ने देखा कि इस तरह से 60 जो प्रश्न थे इसमें दिए गए हैं। मैं प्रथम अभ्यास जो प्रश्न पत्र बनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र द्वारा नेस के लिए, कक्षा 10 के लिए। तो निश्चित है बच्चों, आप जब इसे पढ़ेंगे, समझेंगे इन बातों को जो मैंने अवधारणा से बताई हैं और सवालों को सॉल्व किया है और उनके सही विकल्प चुने गए हैं, तो आप इसे पढ़ेंगे तो निश्चित है आपको समझ में आएगा और आप अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे। ये पेपर नेस के लिए नहीं बल्कि आपकी 10वीं क्लास के बोर्ड पेपर के लिए भी अच्छा काम करेगा और आपको मदद करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।